ओके, ये हार्ट है। ये हार्ट है, और ये मशीन है ये जो मशीन आप है, बोल रहे हो। और इट्स ये लाइक अ सूटकेस बैग है। माय गॉड, किसी को हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या हो गया एंड उसको कैसे समझ आएगा क्योंकि मुझे अभी हार्ट अटैक आने वाला है? छाती में भारीपन लगना या हाथ में या जॉ में भारीपन लगना, छाती में दर्द होना, जब एक्चुअली आपको हार्ट अटैक आता है वो वाला पेन, और जो मम्मी गुजरती है डिलीवरी के टाइम में जो पेन है, ये दो पेन आप कभी भूल नहीं सकते। डू यू थिंक दैट हार्ट ब्रेक्स कैन ऑल्सो कॉज हार्ट अटैक्स? जब भी हस्बैंड वाइफ व्हेन दे आर वेरी वेरी क्लोज, किसी एक उसमें से गुजर जाते हैं कि पार्टनर भी विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स और मंथ्स वो भी गुजर जाते हैं, जब भी हार्ट ब्रेक होता है देयर इज समथिंग मोर देन हार्ट ब्रेक ऑल्सो दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। डू यू थिंक दैट पीपल हु आर फैट गेट मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक? मोटापा जो है, हार्ट के ऊपर बेसिकली लोड बढ़ेगा। एवरेज हाइट के हिसाब से अगर आपका वजन इतना होना चाहिए, अगर आपका वजन उससे 1.5 या 2 गुना है तो डेफिनेटली हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। So sleeping for lesser number of hours again can cause heart attack is what you are saying. आपको पता है 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है? 3rd डिग्री इज दैट व्हेन दे डोंट अलाउ द प्रिजनर्स टू स्लीप, और वो एक दिन नहीं, कंटिन्यूसली। हाँ, तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? हार्ट जब रुक जाता है दैट इज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक इज नॉट कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में पेशेंट फिर भी जिंदा रह सकता है। और यंगेस्ट पेशेंट जो आपने हार्ट ट्रांसप्लांट किसी का किया है? 1.5-2 ईयर्स के बच्चे में भी किया है। 2 साल के बच्चे में हार्ट ट्रांसप्लांट? उनको ऑर्गन ही नहीं मिल रहे, तो इतने छोटे डोनर कहाँ से मिलेंगे? पूरा खर्चा कितना होगा? अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ऑलमोस्ट एक 5.5 लाख में सब कुछ हो जाएगा। एंड ये इंश्योरेंस से कवर्ड होता है? A big thanks to the Sleep Company for upgrading my studio with these amazing ergonomic chairs. As someone who spends hours in recording and editing, I can't tell you how beneficial this has been to me. The Sleep Company's Smart Grid technology is a game changer, offering a no pressure support that is very firm, responsive, and also helps you with your working routine as well. These chairs are crafted with premium materials designed to not only look sleek but also will last for years. There are these amazing armrests, and not only that, there's a tilt mechanism which will tilt your chair up to 135 degrees as well. If you are looking to upgrade your workspace, I highly recommend to buy these chairs from the Sleep Company by clicking on the link in the description box. Use my code Kushal5 to get additional discount, and this is an investment that you'll always be grateful for. Hi Dr. Neeraj Kamath, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो लेट्स से किसी को हार्ट अटैक हुआ या तो किसी को लेट्स से हेल्दी हार्ट अगर मेंटेन करना है, तो ऐसे दिन में रूटीन क्या होना चाहिए, या तो 3 चीज़ें ऐसी क्या करनी चाहिए कि जिससे एकदम हार्ट हेल्दी रहेगा हमेशा? एक तो स्लीप, डेफिनेटली गुड स्लीप। जिम अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट मैं चाहूँगा तो माय पर्सनल प्रेफरेंस विल बी वॉकिंग। कितने देर वॉक करना चाहिए? सो पीपल जॉग, करेक्ट? So more than jogging, walking is best. Brisk walking is the best form of activity. Brisk For walking मतलब? brisk walking मतलब जो हम चलते हैं वो हमको फास्ट चलना है। Okay. So jogging को क्या होता है? Jogging मतलब at the end of the day you are putting jerks on the knee joint. तो आपका वेट होगा, और मेजोरिटी ऑफ ये लोग विल बी इन देयर 40, 50, 60s। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20 साल का लड़के के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर जो 35, 40, 45 साल के लोग हैं, दे आर इन देयर मिडल एज। तो अगर आपको आपके शरीर का वेयर एंड टेयर कम करना है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो बात अलग है। जो चीज़ें आप रेगुलरली कर रहे हो, बॉडी इज एकस्टम टू दैट रेगुलरिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप इरेगुलर चीज़ें करते हो एंड सडनली आप जिम चले गए, सडनली आप जॉगिंग करने लग गए, तो आपके नी जॉइंट के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर जो भी स्ट्रेस आता है दैट इज़ अननेसेसरी। ब्रिस्क वॉकिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे आप नॉर्मल तो आप चलते ही होंगे, तो वही चलना जो है वो आपको फास्ट चलना है। तो आप चालू करो, बीच का फेज में फास्ट चलो, जितना आप फास्ट चल सकते हो, टिल द टाइम यू स्टार्ट गेटिंग लिटिल क्रैम्प्स, एंड देन you slow down in the last 5 minutes. So around 30 to 45 minutes of walking at least 5 times a day is must. 30 to 45 minutes 5 times a day, मतलब सब 5 मिला के times in a week, sorry. हाँ, 5 times in a week. 5 times in a week. So you can choose whichever day you want to, but at least 5 times in a week, 30 to 45 minutes of brisk walking with good sleep and a balanced diet. I think
और बैलेंस डाइट जब आप बोलते हो तो ऐसे कौन सी डिशेज है, ऐसे कौन से ड्रिंक्स है जो कंज्यूम करने चाहिए जिससे हेल्दी हार्ट होगा? सो ऐसे नहीं है कि कोई नहीं करना चाहिए, कोई करना चाहिए. एनीथिंग इज मॉडरेशन इज एक्सेप्टेबल. कोई भी चीज़ें हम एक्सट्रीम करना चाहते हैं, दैट इज़ वेयर चीज़ें गलत होने लगती है. तो आप कोई भी चीज़ मॉडरेशन में करना चाहोगे, वो शरीर को हानिकारक नहीं होती है. बट कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए खाने से जिससे सो डेफिनेटली प्रोसेस्ड फूड, बिकॉज हम सिटी लाइफ में है, हमारे पास टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए. तो व्हाट एंड्स अप इज वी ट्राई टू बाय स्टफ विच इज़ रेडीमेड. जब हम रेडीमेड बाय करते हैं तो उसमें हमको डेफिनेटली यू विल फाइंड प्रिजर्वेटिव्स इन्वॉल्व इन इट, प्रोसेस्ड फूड्स. सो डेफिनेटली वो अवॉइड करना चाहिए. शुगर ड्रिंक्स, बेस्ट इज फ्रूट्स, सैलेड, वेजिटेबल्स, एवोकाडो. दे आर ऑल प्रोटेक्टिव टू द हार्ट. दे आर ऑल प्रोटेक्टिव, नेचुरल जो भी होता है. बट डेफिनेटली प्रोसेस्ड फूड्स, ऑयली फूड्स, cheese, butter, sugar, high sugar diets, they give you a very high kick, but at a cost. और फास्टिंग करने से हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है, ऐसे होता है क्या कुछ? नहीं. सो फास्टिंग करने से हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होने से अच्छा हमारी वेट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम जो खा रहे हैं और हम जो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, इसका एक रेशो होता है. तो अगर वो रेशो को मेंटेन करने के लिए लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं. तो फास्टिंग से बेसिकली हम हमारे इनटेक को कम करते हैं, बिकॉज मेरे पास समय नहीं है जिम करने के लिए, मेरे पास समय नहीं है कैलोरीज को बर्न करने के लिए. तो हाउ डू आई कंट्रोल इट? तो मैं इनटेक को कम करना है. तो इनटेक को कम करने का एक तरीका होता है फास्टिंग. Now recently they have come up with intermittent fasting. There are different types of intermittent fasting, जहाँ पे हम 5 घंटा, लोग बोलते हैं शाम को 6 बजे खाना खाओ, उसके बाद 12 घंटा खाओ मत, डायरेक्टली सुबह खाओ. So there are different ways of doing it. It is good, but you should do it regularly. फल तभी मिलता है जब आप परसीव करोगे, मतलब you have to be disciplined. आप कुछ महीने करोगे, रिजल्ट आएगा, देन आप वापस ढीले हो जाते हो, देन अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर ग्राउंड लेवल. तो वो साइकिल नहीं होना चाहिए आइडियली. तो ये जो अभी पूरी बीमारी हार्ट अटैक की, ये प्रिवेंटेबल है क्या आपके हिसाब से? डेफिनेटली प्रिवेंटेबल है. हार्ट अटैक को डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस को नहीं. ओके. और कार्डियक अरेस्ट जो हम बोलते हैं वो अलग है. हाँ, तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? कार्डियक अरेस्ट ये चीज़ होती है, आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्ट जब स्टॉप होता है, दैट इज़ वेयर आई से कि वो चल बसे, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट. हार्ट जब रुक जाता है, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट. ओके. तो मतलब हार्ट अटैक इज़ नॉट कार्डियक अरेस्ट. हार्ट अटैक में पेशेंट फिर भी जिंदा रह सकता है. मेजर हार्ट अटैक हो गया, मैंने बोला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद हो गया, वैसे मेन नली अगर कोई बंद हो जाती है जहाँ पे वो शुरू हो रही है, तो काफ़ी बड़ा मसल को डैमेज हो जाता है. तो वो जो हार्ट अटैक, वो मैसिव हार्ट अटैक होता है, और वो मैसिव हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. जैसे आपने सुना जिम में करते टाइम पे सडन हार्ट अटैक हो गया. अभी एक योगा गुरु थे, आई डोंट नो आपने यू आर अवेयर और नॉट, एक योगा गुरु है, उनके फादर इंडिया को बिलोंग करते थे, एंड ही इज़ गॉन टू US एंड ही हैज़ मेड वेरी फेमस चेन ऑफ योगा स्कूल्स. ही इज़ वेरी आई फॉरगॉट हिज नेम एक्चुअली. योगा टीचर है, उनके बेटे भी वही फॉलो करते हैं. ही वॉज ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग में उनको हार्ट अटैक आया. ही वॉज जस्ट 51 year old. कैन यू बिलीव इट? तो वही मैं बोल रहा हूँ. सो आप हार्ट ब्लॉकेजेस को नहीं अवॉइड कर सकते, वो तो हर एक को होना है. जैसे कैटरैक्ट है, आप कैटरैक्ट को अवॉइड कर सकते हो? नहीं कर सकते. किसी को 60 एज में होगा, किसी को 80 एज में होगा, वो तो होना ही. इट्स अ एज रिलेटेड प्रोसेस. सो हार्ट ब्लॉकेजेस को भी आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. जो आपको 40-50 साल में होने वाला है, वो आप 60, 65, 70 आप खींच के लेके जाओगे. प्लस जब शरीर को इतना लंबा समय मिलता है, तो नेचर ओनली टेक्स करेक्टिव एक्शंस.
जैसे नेचुरल बाईपासिस बन जाते हैं। सो जो हार्ट अटैक के जो हार्मफुल अफेक्ट्स है हार्ट के पंपिंग कैपेसिटी को कम होना, वो कम होते हैं। सो उसके लिए अगर आप देखोगे जो भी पेशेंट 60, 65, 70 के बाद आते हैं, उनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी ज़्यादा कम नहीं हुई रहती है, इवन तो उनको हार्ट अटैक्स आके गए हैं, क्योंकि उनके शरीर को समय मिला है वो नेचुरल बाईपासिस बनने के लिए। पर कम उम्र में नेचर डजंट हैव टाइम, दैट इज वेयर यू गेट मोर हार्ट अटैक्स, मतलब सडन हार्ट अटैक्स, सडन कार्डियक डेथ्स बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स। इसमें बहुत सारे वो वेरेबल डिवाइसेस आ गए, हेल्थ टेक डिवाइसेस, वो जो पहनते स्मार्ट वॉचेस, और उसके अलावा कुछ अलग अलग हेल्थ टेक डिवाइसेस है जिससे मेजर कर सकते हैं कि आज कितना स्टेप्स वॉक किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसका क्या रिलेशन, लाइक वो डिवाइसेस पहनने से कोई भी बेनिफिट होता है हार्ट के ऊपर? सो टेक्नोलॉजी को हम ना नहीं बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी तो चाहिए हमको, बिकॉज इट डेफिनेटली गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन, बट इट ऑल्सो मेक्स यू पैरानॉइड। एक नॉर्मल आदमी के लिए डेफिनेटली वो, अगर आप पैरानॉइड हो जाते हैं और आप अपना काम को सेकेंड बार बार आप घड़ी देख रहे हैं कि अरे मेरा हार्ट रेट ज़्यादा है, मेरा हार्ट रेट कम है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ ही हुआ था एक्चुअली। मैंने घड़ी खरीदी, मैंने मेरे फ़ोन के साथ टैग की, उसमें सब हेल्थ के पैरामीटर्स आते थे, तो आई बिकेम माई सेल्फ पैरानॉइड। मैं बार बार देख रहा था, अरे मेरा हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है, क्यों है ज़्यादा? यू स्टार्ट थिंकिंग ट्वाइस, एंड देन आई रियलाइज कि मेरा थोड़ा सा चाय कॉफ़ी इनटेक ज़्यादा है, बिकॉज बीइंग अ सर्जन वी आर यूज्ड टू दैट। तो आई नो द रीज़न वाई इट इज़, बट दैट डजेंट मीन कि मैं बार बार घड़ी देख के मैं सोचते रहूँ एंड आई गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। वो उसमें नोटिफिकेशन आता है, तो इवन इफ मेरा ध्यान नहीं है वो नोटिफाई करेगा कि अरे आपका ये ऐसा है वैसे है, आप आज चले नहीं, आज घूमे नहीं, जबकि आप मुझे पता है कि आज पॉसिबल नहीं है। सो सर्टन थिंग्स बहुत ज़्यादा भी करने से फ़ायदा नहीं है, बट इट हैज़ सेव्ड लाइव्स ऑल्सो। अभी आई विल टेल यू, हमारे एक वन ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट थे जो एक्चुअली 17 साल का लड़का था। वो अपनी 12वीं के एग्ज़ाम के बाद एडमिशन के लिए गया था, वहाँ पे उनके हेल्थ चेकअप में पता चला कि उनकी लीवर फंक्शंस ख़राब आई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लीवर फंक्शंस ख़राब आई थी तो डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल काविल, मतलब पीलापन बोलते हैं ना, जॉन्डिस ना, जॉन्डिस, करेक्ट वो। सो वो नॉर्मली ख़राब पानी वानी से होता है, तो डॉक्टर ने दवाई दी और बोला कि आप रेस्ट करो 2 हफ्ता, उसके बाद देखते हैं। वो लकीली 10 दिन बाद आए दिखाने के लिए वापस, तो वो लीवर फंक्शंस और ज़्यादा ख़राब हुए थे। सो नॉर्मल आदमी के लीवर फंक्शंस जो हम एंजाइम्स देखते हैं वो 30, 40, 50 होने चाहिए, वो पहली बार उसके 200-300 थे, और जब वो 10 दिन बाद आए वो 2000 और 3000 हो गए थे। गॉड। सो डॉक्टर को लगा कि कुछ तो बराबर नहीं, और उनको कभी बुखार आया ही नहीं था ये प्रोसेस में, बट ही वॉज फीलिंग वीक। तो वो एक हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। वहाँ पे उन्होंने और कुछ टेस्ट किए, तो बोला कि ये कुछ मैच नहीं हो रहा है बराबर, क्योंकि कोई भी आदमी सोचेगा नहीं कि 17 साल के लड़के को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, एंड फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। ही वॉज डूइंग स्कूबा डाइविंग 3 months बैक, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग सब कुछ कर रहा था, वो खेल रहा था वो। सो जब उन्होंने बोला कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, लीवर में सूजन दिख रही है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने हार्ट की सोनोग्राफी की, इकोकार्डियोग्राम किया, तो पता चला हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी ओनली 10% है। एट द एज ऑफ 17 ओनली 10%। एंड दे ऑल रियलाइज कि एक्चुअली ये प्राइमरी प्रॉब्लम हार्ट की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज हार्ट खून आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो लीवर, किडनी सबके ऊपर तकलीफ हो रही है। तो इमीडिएटली उनको वो एक मशीन पे डाला उन्होंने, जिसको इक्मो बोलते हैं। जैसे किडनी फेल होता है तो हम डायलिसिस पे डालते हैं, तो वैसे देयर इज़ अ मशीन कॉल्ड एज इक्मो मशीन, जो हार्ट जब फेल होता है तब हम वो इक्मो मशीन पे डालते हैं। टेम्पररी जो हार्ट नहीं कर सकता है वो मशीन करेगा, ताकि सब पूरे शरीर को खून पहुंचेगा। वो इक्मो डाला, एंड देन दे केप्ट ऑन वॉचिंग कि हार्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड देन दे रियलाइज्ड कि नहीं, ये इम्प्रूव तो नहीं हो रहा है, और वहाँ पे ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं थी, तो देन दे रिफर्ड टू अस
तो हम गए, हमने उनसे बात की। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, 40 लोग थे फैमिली में, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वर स्कैर्ड। 17 साल का लड़का है, एडमिशन के लिए जा रहा था, और ये सब कहानी पूरी चेंज हो गई ना। तो आफ्टर दैट दे गॉट कन्विंस्ड कि शायद ये हार्ट ट्रांसप्लांट लगेगा, बिकॉज ऐसे कोई दरवाजे का प्रॉब्लम नहीं, ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम नहीं, वो सब क्लीन है, ब्लॉकेजेस नहीं थे, दरवाजे ठीक है, तो भी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई थी। तो हमने हमारे हॉस्पिटल में लाया, सब टेस्टिंग किया, तो पता चला कि उसको 2 महीने पहले एक छोटा इन्फेक्शन आके गया था, तो प्रॉबेबली वो टाइम पे हार्ट के ऊपर भी उसका असर हुआ है, और उसके वजह से ये हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हुई है धीरे धीरे। उनको रियलाइज़ ये टाइम पे हुई। एंड देन वो मशीन से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे 8-9 दिन के बाद, तो हमको वो मशीन निकाल के दूसरा मशीन डालना पड़ा, कॉल्ड एज बायवैड, जहाँ पे हम डायरेक्टली हार्ट के जो चारों चेम्बर्स है, वो चारों चेम्बर में पाइप डाल के एकदम हम हार्ट के पास चले जाते हैं। क्योंकि अभी हमको पता था कि इसकी ज़िंदगी को हमको बचाना है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही करना है। सो वी वर फिक्स्ड दैट वी हैड टू डू हार्ट ट्रांसप्लांट फॉर हिम। सो जब ये पता चल जाता है तो इट इज़ बेटर टू बी एज क्लोज टू द हार्ट, तो हमने बायवैड डाल दिया, इट्स कॉल्ड एज बायवैड। और ये बायवैड डालने के बाद हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उनको रजिस्टर किया था गवर्नमेंट बॉडी के साथ, बट ये मशीन के साथ वो सुपर अर्जेंट लिस्टिंग पे चले गए, जहाँ पे जो रूटीन पेशेंट्स वेट करते ऑर्गन के लिए, उनको वो बाईपास करके सबसे ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज वो मशीन पे है, आईसीयू में एडमिटेड होते हैं ये पेशेंट्स। उनको अराउंड 15-20 दिन बाद अच्छा ऑर्गन मिल जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, 3 हफ्ते बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर चले जाता है, और आप बिलीव नहीं करोगे 1.5 महीने बाद वो वापस आता है हमारे पास। तो उनके हार्ट के अंदर हमने देखा कि शायद रिजेक्शन हो रहा होगा, तो हमने तपास की, तो ऐसे रिजेक्शन ऐसे कुछ मिला नहीं, पर हमने कुछ दवाई दी। तो वो आए क्यों हमारे पास, ये वो घड़ी के वजह से, क्योंकि वो ये जो घड़ी पहन रहा था उसमें उसके हार्ट के बीट्स को एबनॉर्मल करके दिखा रहा था। और ऑब्वियसली हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट तो हमारे साथ डायरेक्टली 1-to-1 कांटेक्ट में रहते हैं, तो इमीडिएटली उसने हमको बताया, तो हमने उनको हॉस्पिटल में बुलाया, ईसीजी किया, तो ईसीजी थोड़ा एबनॉर्मल था, तो हार्ट का इको किया, तो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हुआ था। तो हमको लगा मोस्टली रिजेक्शन होगा, तो रिजेक्शन की दवाइयाँ वगैरह दी, ठीक हो गया, वो बेटर हो गया, डिस्चार्ज किया। वापस 1 महीने बाद सेम प्रॉब्लम लेके आया, हार्ट की जो रिदम चेंजेस बोलते हैं हम, एरिथमियाज बोलते हैं, वो वापस वो घड़ी पे ऊपर नीचे हो रही थी। तो उसकी हार्ट रेट 40 तक जा रही थी, और ऊपर एकदम 140 तक जा रही थी। तो नॉर्मल आदमी का हार्ट रेट नॉर्मली 80 होना चाहिए, पर जब हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद हार्ट रेट कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? वाइल्ड गेस। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद एक नॉर्मल आदमी का हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 70 to 80। 70 to 80, करेक्ट। हाँ। अभी मैंने वो हार्ट निकाल के मैंने कोई और शरीर का हार्ट डाल दिया, तो अभी वो हार्ट रेट कितना होना चाहिए? कम होगा थोड़ा, ज़्यादा होता है। अच्छा, सो नॉर्मल, बट एक मिनट, आपने किसी और का हार्ट डाला है ना इसमें, और वो किसी और का डाला है, तो वो भी मतलब आई अज्यूम कि वो ब्रेन डेड बॉडी का डाला है, करेक्ट, तो कम होना चाहिए ना? नहीं, तो वो इधर डालने के बाद इंडिड वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज अभी वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो इट इज़ मोर, इट्स अराउंड 100 to 110। ओके, तो इनका वो 40 से 140 तक का फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो ये वापस आके एडमिट हो गए। हमने वापस बायोप्सी की, तो इसमें रिजेक्शन था नहीं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एक अलग CMV वायरस करके होता है जो ट्रांसप्लांट के बाद होता है, उसके लिए उसको दवाई चालू थी, पर कम डोज में चालू थी। तो बेसिकली वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से वापस वो हार्ट के ऊपर असर हो रहा था, और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होके वो रिदम प्रॉब्लम्स हो रहे थे। हमने वो ठीक किया, 24 घंटे में उसका हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी वापस नॉर्मल हो गई, और एरिथमियास चले गए। सो इट इज़ ऑफ यूज़। अभी आप बोलोगे यूट्यूब, आप अच्छे चीज़ें के लिए भी देख सकते हो और गलत चीज़ें के लिए भी देख सकते हो। इट इज़ योर ओन कॉन्शियस हाउ यू वांट टू यूज़ इट, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन यू डोंट नीड टू बिकम पैरानॉइड कि भाई अरे एकदम, क्योंकि क्या होता है, इट इज़ ऑल सेंसर डिपेंडेंट। इट इज़ सेंसर डिपेंडेंट ना, ऑल अपने हेल्थ टेक डिवाइसेस आर सेंसर डिपेंडेंट। अगर वो सेंसर में कुछ भी खराबी हो गया,
आपको वो टेंशन देगा, बिकॉज वो सेंस नहीं करेगा, आपका सब कुछ बराबर चल रहा है गाड़ी, बिकॉज वो सेंस गलत कर रहा है, वो दिखाएगा कि कुछ गलत हो रहा है. सो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी फर्स्ट. यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर योर सेल्फ. मैं पेशेंट के लिए तो मैं 5 ही मिनट मिल रहा हूँ, इजंट इट? बट पेशेंट को पता है कि मेरी बॉडी कैसी है, कौन से स्ट्रेस में वो कौन से लेवल पे तकलीफ देती है मुझे. सो यू आर द राइट जज फॉर योर सेल्फ कि आप खुद को कितना खींच सकते हो, इजंट इट? सो वो जजमेंट होना जरूरी है. यू डोंट बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डिवाइसेस. यू नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ योर ओन नॉलेज ऑफ व्हाट थिंग्स आर. राइट. These are all additional tools to keep you, more aware. राइट. तो आपने अभी हार्ट ट्रांसप्लांट का एग्जांपल दिया, तो इस पे बात करते थोड़ा. तो आप बताओ कि इसमें हार्ट ट्रांसप्लांट में एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होता है, कितने टाइम में ये सब होता है, कैसे होता है ये सब? एक तो हमको एक ब्रेन डेड डोनर की ज़रूरत होती है. ब्रेन डेड डोनर का मतलब क्या होता ब्रेन है? डेड डोनर ये चीज़ें होती है, मतलब ब्रेन मर चुका है पर बॉडी अभी भी अलाइव है. ऐसा कैसे पॉसिबल है? सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सो अभी हेलमेट कंपलसरी किया है बम्बई में. क्यों? फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कई बार ब्रेन हिमरेज होता है, कई बार लोगों को अलग अलग प्रकार की तकलीफ की वजह से, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कोई नस फट जाती है, या कई बार इसमें नस बड़े साइज़ की होती है, उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो फट जाती है. तो उसकी वजह से अगर ब्रेन के अंदर कुछ भी तकलीफ होके डैमेज हो गया, इतना डैमेज हो गया है कि आपका ब्रेन का बॉडी के ऊपर से कंट्रोल चला गया है, तो उसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं. आपने हैंगिंग देखा है? हैंगिंग, लोग हैंग करते हैं ना खुद को. फांसी बोलो, करेक्ट, फांसी. वो क्या होता है एग्जैक्टली? वो हम इधर लगाते हैं, करेक्ट. लोगों को लगता है हमारा जो विंड पाइप है उसको चोक करने के वजह से हम सांस नहीं ले सकते और प्रॉब्लम होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. हमारे बॉडी का जो भी कंट्रोल है, बेसिकली हार्ट और लंग्स का जो ब्रेन का कंट्रोल है, वो यहाँ पे होता है. तो जब वो फांसी देते हैं, वो कंट्रोल को तोड़ देते हैं. तो जब मैं ब्रेन डेड डोनर बोलता हूँ तो ये कंट्रोल चला जाता है. सो ब्रेन डेड होता है पर बॉडी अलाइव है, पर वो अलाइव मतलब अनगिनत टाइम के लिए अलाइव नहीं होती है, प्रॉबेबली 24 to 48 आवर्स. उसके बाद वो ब्रेन वाला जो हार्ट वाला सेंटर है वो भी अफेक्ट हो जाएगा एंड हार्ट स्टॉप हो जाएगा, बॉडी मर जाएगी. वो इतने कम विंडो रहता है. अगर उसमें वो फैमिली भी सोचो, दे मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ट्रॉमा कि 17 कोई यंग लड़का है या लड़की है और ऐसे हुआ है, तो वो इमोशन में अगर वो डोनेशन के लिए राज़ी हो जाते हैं, हम वो टाइम पे बोल नहीं सकते कि नहीं आज मैंने 2 ऑपरेशन किए, मैं आज बहुत टायर्ड हूँ, मैं कल सुबह आऊँगा ऑर्गन लेने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि तब तक उसकी शरीर तब तक ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी. तो जैसे ही वो कॉल आता है गवर्नमेंट से, वी इमीडिएटली गो एंड हम देखते हैं, अलग अलग टीम्स जाते हैं, जैसे लिवर टीम जाएंगे, किडनी टीम, लंग टीम, हार्ट टीम, अलग अलग टीम जाके अपने अपने ऑर्गन्स को एसेस करते हैं. अगर ऑर्गन अच्छा है तो हम वो आगे बढ़ के ट्रांसप्लांट की तरफ सोच सकते हैं. अभी इसमें मैं ऑर्गन डोनेशन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतना कम है अभी, फिर भी साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में ये धीरे धीरे अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, NGOs के लेवल पे अवेयरनेस हो रहे हैं. बट जो यंग क्राउड है वो अभी भी अवेयर नहीं है. और मैं एक छोटा स्टोरी बोलना चाहूँगा यहाँ पे. एक 12 साल की लड़की थी, ऑस्ट्रेलिया में स्कूल में पढ़ती थी, और स्कूल में कहीं पे उनको ऑर्गन डोनेशन के ऊपर डिस्कशन हुआ. तो जब ये ऑर्गन डोनेशन के ऊपर डिस्कस हुआ, वो इतनी भावुक हुई, वो घर पे आके मम्मी को बोलने लगी, मम्मी आपका मुझे लाइसेंस दिखाओ, आपने ऑर्गन डोनेशन का प्लेज किया है? तो मम्मी बोली हाँ मैंने किया है. तो मम्मी ने अपना लाइसेंस कार्ड वगैरह दिया, वो बहुत खुश हुई, बोली मुझे पापा का क्या है मम्मा,
तो वहाँ पे तो हमारे इंडिया जैसे नहीं है, तो मम्मी को पता नहीं था पापा ने दिया है नहीं दिया है। तो जब पापा आए शाम को तो उसने सबसे पहले पापा को भी पूछा कि पापा आप अपना लाइसेंस दिखाओ। तो पापा बोले क्या हुआ, नहीं नहीं आपने ऑर्गन प्लेज किए हैं अपने। तो पापा थोड़े गुस्से में चले गए, बोले कि आप तो 12 साल की लड़की, आप ये सब चीज़ें क्यों पूछ रही है, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, आप अपना अपना पढ़ाई देखो। तो वो टाइम में वापस वो बोलती है, वो पापा को कन्विंस करना चाहती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचो, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हम चल जाने के बाद हम अगर हमारे ऑर्गन्स किसी और के लिए काम कर सकते हैं और वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं तो सबसे अच्छा है। तो पापा बोलते हैं वो सब मुझे पता है पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऐसे वैसे। सो शी बिकम्स अ लिटिल अनहैप्पी, वो दुखी हो जाती है। और खैर बीच में कभी तो उनके जो भी डिनर टाइम बोलो, जब वो साथ में बैठ के खाना खाते रहते हैं, तब वो एक स्टेटमेंट पास कर देती है अपने पेरेंट्स को, बोलते कि अगर मेरे ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कुछ चीज़ होती है तो मेरे ऑर्गन डोनेट होने चाहिए। आप सोचो, मुझे तो कांटा आ रहा है। और दे वर ट्रैवलिंग टू इंडिया फॉर अ टूरिस्ट वेकेशन, और अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैवर्नस थ्रोम्बोसिस करके एक चीज़ होती है, जहाँ पे हम पानी थोड़ा सा कम पिएंगे तो कई बार हमारे खून की नलिया में क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं। तो वो होने की वजह से वो ब्रेन डेड हो गई। कौन, वो लड़की 12 साल की? वो लड़की। ओह शिट। और उसको इमीडिएटली आके एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, सब प्रकार के ट्रीटमेंट देने की कोशिश की वगैरह वगैरह, पर वो हम उसको ब्रेन डेड से बचा नहीं पाए। और दे डोनेटेड द ऑर्गन्स, और हमने वो ऑर्गन लेके हमने एक 8 साल की बच्ची में वो ऑर्गन डाला। ऑर्गन एज इन हार्ट बोल रहे हो? हार्ट। टुडे इट इज़ अराउंड 8 years वो चीज़ को हुए अगर। माय गॉड। सो स्पेन में अभी आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन हम नॉर्मली ड्राइविंग लाइसेंस पे करते हैं, बिकॉज कुछ भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो इजी होता है। तो इंडिया में ऐसे है कि ऐसे कुछ कार्ड्स नहीं हमारे पास, या इवन ड्राइविंग लाइसेंस पे अभी तक कुछ कंपलसरी नहीं हुआ है। ऑर्गन डोनेशन के कार्ड्स मिलते हैं, आप लाइक आई हैव प्लेज्ड माई ऑर्गन्स, बट कई बार वो हमारे वॉलेट में नहीं होता है या फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं होता है। तो हमारे इधर डोनेशन इज़ ड्रिवन बाय फैमिली मेम्बर्स, मतलब अगर कुछ हुआ है और फैमिली को लगता है कि डोनेट करना चाहिए तो डोनेट करते हैं। पर आई थिंक मोर देन ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड तो सबके पास है और कंपलसरी है। कई लोग ड्राइविंग लाइसेंस करते भी नहीं है खुद के लिए। सो आई थिंक आधार कार्ड पे कहीं ना कहीं ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में, प्लेजिंग के बारे में हम सोच सकते हैं। दिस विल बी वन ऑफ माई टेक्स टू द गवर्नमेंट, कि इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने, कि आधार कार्ड पे हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में एक प्लेज कर सकते हैं, देयर इज नो कंपल्शन। पर स्पेन हैज़ कम अप विद अ यूनिक आइडिया। स्पेन में वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशन रेट्स है। अगर आप ऑर्गन डोनेशन रेट्स बोलोगे तो इंडिया में 0.001 मिलियन पर मिलियन है, जबकि स्पेन में 30 पर मिलियन है। और स्पेन का आबादी कितना कम है सोचो। एंड नाउ दे हैव कम विद अ न्यू कंसेप्ट दैट इज ऑप्ट आउट। मतलब अगर आप स्पेन में बॉर्न हुए हो तो आपको डोनेट करना ही है। अगर आपको डोनेट नहीं करना है तो यू हैव टू फिल अ सेपरेट फॉर्म कॉल्ड एज ऑप्ट आउट। बिकॉज ऑर्गन जो होता है वो कंट्री का होता है। मतलब अभी जैसे यहाँ के लोगों को कुछ भी तकलीफ होती है और वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो गए, दे आर इंडियन सिटीजन्स, सो उनकी ऑर्गन्स इंडियंस को ही मिलेगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री। और जब भी हम वो लेके आते हैं, दैट्स वाई वी गेट अ ग्रीन कॉरिडोर, बिकॉज हार्ट ऐसा ऑर्गन है हमको ट्रैवल करके स्टिच करके 4 घंटे में सब खत्म करना है। ग्रीन कॉरिडोर मतलब क्या होता है? तो ये 4 घंटे के वजह से हमको ग्रीन कॉरिडोर करना पड़ता है। तो ग्रीन कॉरिडोर में ऐसे है कि हमारे सब सिग्नल ग्रीन हो जाते हैं। ओके।
तो ग्रीन कॉरिडोर कंसेप्ट हैज़ कम फ्रॉम चेन्नई. तो उसका मतलब ये है कि जो भी सिग्नल्स है वो सब ग्रीन होते हैं. तो बेसिकली यू गेट अ पुलिस कॉन्वॉय जहाँ की हम वो ऑर्गन को पुलिस विल बी एस्कॉर्टिंग. तो कई लोगों ने जनता ने देखा होगा कि अरे एक एम्बुलेंस जा रहा है और 2 पुलिस की गाड़ी आगे पीछे जा रही है, तो सबको लग रहा होगा कोई वीआईपी जा रहा है. कोई वीआईपी नहीं जा रहा है. वो एक बेचारा ऑर्गन, हार्ट या लीवर या लंग्स होगा जिसके लिए पुलिस कॉरिडोर कर रहा है. एंड पुलिस है सो मच ऑफ पावर. एक बार तो ऐसे भी हुआ है जहाँ पे हमको बैंड्रावली सीलिंग फुली पैक था टुवर्ड साउथ बाउंड. तो हमको नॉर्थ बाउंड से लेके गए और उधर से सीएम का कॉन्वॉय आ रहा था. उन्होंने सीएम के कॉन्वॉय को भी रोक दिया ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ईच सेकेंड इज प्रेशियस. हमको ट्रैवल भी करना है और स्टिच भी करना है 4 घंटे में. और ये स्टिचिंग एक ही बार कर सकते हैं हम. अरे थोड़ा सा गलत हो गया तो कपड़े सिलाने वाला जैसा काम नहीं है जो वापस जाके हम कर सकते हैं. एंड दिस ऑल शुड बी ब्लड टाइट, क्योंकि ये सब हार्ट के वेसल्स है, हार्ट के चेम्बर्स है. इसमें से तो खून आता है और जाता है कंटिन्यूसली. और ऐसे हार्ट चुप नहीं है, हार्ट तो बीटिंग करेगा बाद में. तो व्हेन वी आर स्टिचिंग इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. सो इट्स लाइक फार्मूला 1 रेसिंग में कैसे करते हैं, टीम वर्क होता है टायर चेंज करने के लिए, वैसे वो टीम वर्क होता है यहाँ पे. तो एवरीबडी हैज़ टू डू देयर जॉब प्रिसाइजली एंड इन दैट ड्यूरेशन. तो इसमें हार्ट जब आप बोले 4 आवर्स में करना पड़ता है, तो फ्रॉम द टाइम यू टेक द हार्ट फ्रॉम दैट ब्रेन डेड बॉडी टिल द टाइम इट इज स्टिच्ड इनटू द डिफरेंट बॉडी, तो ये 4 घंटा होना ये विदिन 4 घंटा. बाप रे. तो हम पूना से लेके आए हैं, सूरत से लेके आए हैं, कोल्हापुर, इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र से लेके आए हैं. उसके लिए हम कई बार प्राइवेट जेट्स भी करते हैं. ओके. कई बार हम कमर्शियल एयरलाइंस, अभी तो कमर्शियल एयरलाइंस में सबको पता है, इंडिगो, विस्तारा, सबको पता है. तो कमर्शियल एयरलाइंस में जब हम आते हैं तो वी आर लास्ट टू बोर्ड एंड फर्स्ट टू डी बोर्ड. तो हमारे लिए वो आगे की सीट रखी रहती है. ऑर्गन भी एक सीट लेता है बाय द वे. ऑर्गन फुकट नहीं आता है, ऑर्गन भी अपना पैसा भर के आता है. तो बट हमको आगे के सीट दिए जाते हैं. तो हम लास्ट आते हैं बिकॉज तब तक सबकी बोर्डिंग हो चुकी रहती है. और जैसे ही लैंड होता है एम्बुलेंस नीचे खड़ी रहती है, हम फर्स्ट डी बोर्ड होते हैं. सो दैट इज़ ऑल वी हैव डन. एंड प्राइवेट जेट्स में खैर हम प्राइवेट कंपनीज के साथ ये करके, क्योंकि कई जगह ऐसे होती है जहाँ पे कमर्शियल एयरलाइंस इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है. और डोनेशन में हमको ऐसे नहीं है कि हमको अनगिनत टाइम है कि वी कैन वेट, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स की तो फिक्स टाइमिंग्स होती है. तो हम कई बार प्राइवेट जेट्स लेके आते हैं. पर हम पूना से कई बार बाय रोड आते हैं. और एटलीस्ट देयर आर 600 पुलिसमैन ऑन द रोड. हाउ मेनी? 600 पुलिसमैन ऑन द रोड. They don't get even a single rupee, by the way, but just to save one life. And you won't believe, हम लोग 100 मिनट में डोर टू डोर पूना हॉस्पिटल के दरवाजे से लेके हमारे हॉस्पिटल के दरवाजे तक 100 मिनट में कवर किए. तो जस्ट इमेजिन, पूना सिटी, पूना रूरल पुलिस, मुंबई एक्सप्रेसवे पे 3 अलग अलग जगह पे 3-4 अलग अलग पुलिस की टीम होती है. देन नवी मुंबई पुलिस, सबर्बन मुंबई पुलिस चेंबूर साइड, एंड देन साउथ मुंबई पुलिस. और ये हम पीक इवनिंग आवर्स से लेके मॉर्निंग आवर्स, नाइट, ऑल टाइम्स वी हैव डन. तो अगर मुझे प्लेज करने हैं मेरे ऑर्गन्स तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सो देर आर कोऑर्डिनेटर्स विथ ईच हॉस्पिटल. एनजीओज है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ZTCC, रोटो, सोटो. तो उसमें वो कोऑर्डिनेटर्स के मैं नंबर आपको दे दूंगा. ही विल हेल्प यू डूइंग दैट. एंड लेट्स से अगर किसी को मतलब ये ऑनलाइन वगैरह भी ऐसे कुछ हाँ, फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म्स भी है, बिल्कुल है, ऑनलाइन फॉर्म्स भी है. तो अगर जो देख रहे हैं और उनको अगर प्लेज करना है तो उनको बस मतलब ऑनलाइन जाके बिल्कुल फॉर्म फिल करके कर सकते हैं. बट इट हैज टू बी थ्रू द गवर्नमेंट. अच्छा, ओके. तो ही वो कार्ड को वैलिडिटी आएगा. एंड ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट का पूरा होता है इसका कॉस्ट कितना होगा पेशेंट? अराउंड 25-30 लाख तक. 25 to 30 lakhs. ओके. फॉरेन में जाओगे तो 1 करोड़ है. बाप रे. इंडिया जैसे हेल्थ केयर सिस्टम कहीं पे नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर्स रेडीली अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट्स रेडीली मिलते हैं, और एक्सपेंसेस आर 1/5 और 1/10 ऑफ द एक्सपेंसेस अब्रॉड.
वही जो मैंने आपको बाईपास ऑपरेशन का बोला, एवरेज अराउंड 5.5, आप अगर यूएस में करोगे इट विल नॉट बी लेस देन 20-25 lakhs. बाप रे. What was your hardest day as a heart surgeon? सबसे ऐसा बहुत डिसहार्टनिंग केस या तो कौन सा था? आई थिंक हमारे हर हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो है वो कोई बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं होती है, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी उधर डोनर हॉस्पिटल्स, जैसे हम रोज़ ऑपरेशन करते हैं वो हमारे घर में ही ऑपरेशन करते हैं. वी नो द एनवायरनमेंट, वी नो द सिस्टर्स, वी नो द टेक्नीशियंस, वी नो द एनेस्थेटिस्ट, वी नो, ये तो हमारा घर का माहौल होता है. पर जब हम डोनर हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे सब अलग होता है, सामान अलग होता है, कई बार वहाँ पे सुविधा नहीं होती है. सो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंसेस होते हैं. पर हार्डेस्ट डे अभी तक आई थिंक वो दिन आना बाकी है. बहुत चीज़ें चैलेंजिंग रही है एज अ हार्ट सर्जन, बट दे हैव बीन वेरी सेटिस्फाइंग ऑल्सो. तो आई वुडेंट से एज अ हार्डेस्ट डे, बिकॉज आई थिंक देन इट विल बी लिटिल अनजस्ट टू माई प्रोफेशन. What would be the happiest day or yeah, the best one? वही मिक्स्ड फीलिंग होती है जब हम वो ऑर्गन को लेके आते हैं, तब वो डोनर की फैमिली सामने खड़ी रहती है, दे आर क्राइंग एंड वी रियली फील सो मतलब सैड अबाउट इट. हम ट्रैवल करते हैं, हम थके हुए रहते हैं, और यहाँ पे आके जब हम हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी ख़त्म हो जाती है, वो हार्ट वापस धड़कने को चालू हो जाता है, एंड वी सी द smiles on the family here. You know, you go through that whole journey of death, life, rebirth in front of you. This is nothing than a miracle. मतलब I am just a courier boy, Swiggy boy or Zomato boy getting a heart from X हॉस्पिटल टू Z हॉस्पिटल और Y हॉस्पिटल. बाकी ऊपर वाले की इच्छा होती है. और यंगेस्ट पेशेंट कितने का होगा जो आपने हार्ट ट्रांसप्लांट किसी का किया है उसका? हमने 1.5-2 years के बच्चे में भी किया है. 2 साल के बच्चे में हार्ट ट्रांसप्लांट? कैसे क्या हो गया था वो केस में? उसको पैदाइशी हार्ट का प्रॉब्लम था, तो हार्ट काम ही नहीं कर रहा था, तो उनको ऑर्गन ही नहीं मिल रहे थे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इतने छोटे डोनर कहाँ से मिलेंगे आपको. बट वो हम नहीं सोचते, मतलब हम सब कर्मयोगी है, हमारे पास जब मौका आता है और साइंस के हिसाब से वो फिट होता है, वी गो अहेड एंड डू इट. बट आउटकम वाइज ही इज़ द वन हु डिसाइड्स. अभी बीच में ऐसे एक चीज़ हुई है जहाँ पे एक पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए था, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड था, ओके. उसको अपने बर्थडे वाले दिन पे ही ऑर्गन मिलता है. ही वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 year. 1.5 साल से वो वेट कर रहा है ऑर्गन के लिए, और आखिर उसको अपने बर्थडे वाले दिन पे ही डोनर मिलता है. कैन यू बिलीव इट? डू यू थिंक इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस or there is something more than that? I personally feel it is something more than that. This cannot be coincidence. Just imagine, आपका बर्थडे वाले दिन पे ही उनको दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी, एक तो वो बंदे को बीमारी हो के उसको हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, करेक्ट, यही बहुत रेयर चीज़ है. उसमें उसको वो ऑर्गन 1.5 साल से वेट कर रहा है, और उसको अपने बर्थडे वाले दिन पे ही हार्ट मिलना. 1.5 साल से वेट कर रहा है मतलब? ऑर्गन के लिए वेट कर रहा था वो. मतलब ही हैड रजिस्टर्ड कि ऑर्गन चाहिए, पर वो दवाई पे था. ही वाज मोर और लेस बेड रिडन. मतलब 1.5 साल सर्वाइव कैसे कर पाए फिर? दवाई पे सर्वाइव कर. मतलब हार्ट वाज पंपिंग बट एट वेरी लेसर कैपेसिटी. हाँ सर, तो इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पेयर्ड था. वो कहीं चल घूम फिर नहीं रहा था. एक वो ही वाज यंग पर्सन, 21 year old बॉय था. तो 21 year old बॉय तो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, वो तो बेचारा घर पे दवाई खा रहा था. मैं वही बोलता हूँ पेशेंट्स को कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेरे खुद के ज़िंदगी का 1 मिनट बढ़ा सकता हूँ. 1 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता. जो भगवान ने मेरे लिए उम्र सोची है वही मैं जीने वाला हूँ.
तो आई एम नोबडी टू इंक्रीज योर लाइफ और योर डैडीज लाइफ और योर ब्रदर्स लाइफ। पर भगवान ने उनकी उम्र अगर 80 साल लिखी है या 90 साल लिखी है और आज उसकी उम्र 60 साल है, वो 30 साल ये बीमारी के साथ तकलीफ में रहेगा, या आप इलाज करके उसको अच्छे से जी सकते हैं। तो एज अ डॉक्टर मैं क्या हेल्प कर रहा हूँ इज़ टू इम्प्रूव हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि वो अपने एक्टिव लाइफ में रहे, वो अपने पोतों के साथ खेल सकता है, फैमिली के साथ ज़्यादा समय बीत जा सकता है। स्पेशली हार्ट ट्रांसप्लांट में हम ये पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करते हैं जो सोसाइटी को वापस दे सकते हैं कुछ, कोई भी फॉर्म में, जॉब के फॉर्म में, बिजनेस के फॉर्म में, व्हाटएवर। अभी एक ऐसे ही यंग बंदा था कोविड के टाइम में, वो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, तो वो टाइम पे उनकी पोस्टिंग पैसिफिक ओशन में थी और उनको हार्ट के ऊपर इन्फेक्शन हो गया, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो इमीडिएटली उनको अमेरिका लेके गए, वहाँ के पास के हॉस्पिटल में। वहाँ पे उन्होंने सब टेस्टिंग वेस्टिंग करके वहाँ पे उनको ये पता चला कि भाई इसकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बहुत कमज़ोर हुई है और कोई दूसरा इलाज नहीं जिससे इनकी पंपिंग कैपेसिटी को हम बेहतर कर सकते हैं, इसको आगे जाके हार्ट ट्रांसप्लांट ही लगेगा। पर वो तो है इंडियन सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न को अमेरिका में ऑर्गन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे देन दे डिसाइडेड, वो जो जिस कंपनी में काम करते थे, दे डिसाइडेड कि हम इंडिया में जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, हम हर एक का इंटरव्यू लेंगे। तो उन्होंने 5 जगह पे इंटरव्यू लिया, साउथ में 3 जन और मुंबई में 1 जन और एक कहीं। वो मुंबई का ही रहने वाला था, नवी मुंबई में रहने वाला था। तो देन दे सिलेक्टेड आर यूनिट इन मुंबई। तो उसको अमेरिका से मुंबई लाने के लिए 14 दिन लगे, क्योंकि पहले मुंबई से वो लोग आयरलैंड लेके गए, अमेरिका से आयरलैंड लेके गए, वहाँ पे उसको 1 दिन रखा, बिकॉज वो हार्ट फेलियर में था, उसको आप कंटिन्यूसली जर्नी कराओगे तो तकलीफ होगा। तो आयरलैंड में 1 आध दिन रेस्ट करवाए, वहाँ से मिडिल ईस्ट लेके गए, वापस 1 आध 2 दिन रेस्ट करके बम्बई लेके आए। बम्बई में यहाँ पे आके हमने वापस सब टेस्टिंग की, रजिस्टर किया। वो कोविड टाइम में ऑर्गन डोनेशन भी बहुत कम हो गए थे, बट ही वॉज लकी, उसको 3 महीने बाद ऑर्गन मिला। अब वो खुद का बिजनेस चला रहा है। वाओ, काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरीज है ये। तो इट्स वंडरफुल दो, एंड इसी की वजह से वो पैशन होता है काम करने के लिए। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मुझे आएगा कॉल ऑर्गन डोनेशन का, तो मैं हंसी हंसी चला जाऊँगा। आई विल नॉट सी वेदर इट इज़ सैटरडे नाइट है, संडे मॉर्निंग है, उसके लिए मैं घर वालों के साथ कुछ भी प्लान नहीं करता हूँ। अगर जाना है तो ऑन द स्पॉट डिसाइड करके हम पिक्चर को जाते हैं। तो आप जब फिर ये ऑर्गन जब लाते हो, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन, तो हाउ डज इट हैपन? मतलब जैसे ऑर्गन तो जैसे हार्ट नॉर्मली हाँ कैसे करते तो हो? वो हम नॉर्मली जैसे हम हार्ट को रोकते हैं तो हम एक कोई प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डालते हैं हार्ट में, ताकि हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। जैसे आपको रेडिएशन पता होगा, जो हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हुए, वो क्या थे, वो उसमें सब रेडिएशन था। तो बेसिकली लोगों की पीढ़ियाँ खराब हो गई क्योंकि वो जीन्स में चला गया, इजंट इट? सो रेडिएशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर रेडिएशन से आपका एक्सपोजर हुआ है, वो एक्सपोजर धीरे धीरे कम होते जाएगा, बट इट कैन नेवर बिकम ज़ीरो, इजंट इट? इट विल बिकम वॉट एवर पॉइंट नॉट बट नेवर ज़ीरो। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जब हम हार्ट को रोकते हैं डोनर बॉडी में, तब हम उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं, जब हार्ट पंप करते रहता है, जो ऑक्सीजन लगता है वो हम रोक देते हैं। तो ऑब्वियसली हार्ट को खून नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हम वो दवाई देके उसको रोक देते हैं पूरी तरह से, और वी एज्यूम इट टू बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो हम 4 डिग्री टेम्परेचर पे नॉर्मली आइस बॉक्स में हार्ट को रख के हम लेके आते हैं। पर नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं अभी, जहाँ पे हम हार्ट को शरीर के बाहर बीटिंग रख सकते हैं। अच्छा। तो इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग में की है बॉस्टन में, तो जहाँ पे हम बोलते हैं उसको बीटिंग हार्ट रिट्रीवल्स।
जहाँ पे हम हार्ट को लेके वो मशीन में डाल के हार्ट को बीटिंग, बिकॉज हार्ट को पसंद है बीट करना, हार्ट को पसंद नहीं है शांत रहना। तो हार्ट को हम बीटिंग रखते रखते लेके आते हैं इधर, एंड देन वी डू द ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमको थोड़ा दूर जाने का भी मौका मिलता है। यहाँ पे जो हम 4 घंटे के लिए लड़ाई करते हैं वो हम थोड़ा सा और खींच सकते हैं, 6 घंटा 7 घंटा तक खींच सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा दूर जाके लेके आ सकते हैं ऑर्गन। तो आपने ऐसे देखा है क्या, ऐसे हार्ट को लाइव बीट करते हुए ऐसे? बिल्कुल, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया हूँ। और तो वी आर सामने हार्ट है, मतलब ऐसे बिल्कुल दिख रहा है? बिल्कुल। और वो अभी इंडिया, बिकॉज वो थोड़ा महंगा डिवाइस है, वी आर इन अ प्रोसेस टू मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोसेस। इट्स अ वंडरफुल कंसेप्ट। तो ये जो वीडियो आपने जो अभी भेजा है, तो दिस इज बेसिकली ओके, ये हार्ट है, ये हार्ट है। माय गॉड। और ये मशीन है, ये जो मशीन आप है। बोल रहे हो? ओके। इट्स लाइक अ सूटकेस बैग। और ये कितने देर तक रह सकता है फिर, मतलब? सो अराउंड 2-3 घंटा रह सकता है। तो वी कैन बेसिकली, जो हम 4 घंटे में हमको ट्रैवल करके स्टिच करना है, वो हम थोड़ा लंबा कर सकते हैं, 6 आवर्स 8 आवर्स तक जा सकते हैं। गॉट इट। बाप रे, काफ़ी आपका तो बहुत ही बिकॉज इंटरेस्टिंग। इंडिया इज अ बिग कंट्री, जैसे अमेरिका है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज है। अमेरिका इज अ वेरी बिग कंट्री विथ 50 स्टेट्स। तो आपको ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, इवन बाय फ्लाइट। तो आप वो 4 घंटे का वो उसमें नहीं कर सकते। तो यू एंड अप, हम ऑर्गन आसपास ही ढूंढते हैं। अगर हमने चंडीगढ़ से भी लाया है ऑर्गन, पर हम 4 घंटे में ख़त्म नहीं कर पाए। वहाँ पे हम 5-5.5 घंटे तक हो गए। मतलब ट्रैवलिंग टाइम ही 3.5-4 घंटे का था। 2 घंटे का तो फ्लाइट जर्नी है, 2.5 घंटे का। राइट। प्लस हम हार्ट को रोकने के बाद जो भी प्रोसेस होता है उसमें 15-20 मिनट जाते हैं। ट्रैवलिंग वहाँ से एयरपोर्ट तक जाने का ट्रैवलिंग 10, ग्रीन कॉरिडोर भी मिलेगा तो भी 10-15 मिनट तो लगेगा पहुँचने के लिए। तो वो करके यहाँ पे एयरपोर्ट से हॉस्पिटल आने के लिए वापस एक 30 मिनट्स लगता है। तो ये सब प्रोसेस में इधर ही 3.5 घंटा प्लस 1-1.5 घंटा स्टिचिंग टाइम, तो अराउंड 4.5-5 घंटे हो गए। बट ऐसे नहीं कि वो हार्ट ने काम नहीं किया, वो हार्ट अभी भी काम कर रहा है। बट जो लिटरेचर बोलता है आप 4 घंटे में रखोगे तो वो लंबा खींचता है। राइट। प्रॉब्लम्स कम होते हैं। मैं पढ़ रहा था अभी कि काफ़ी सारे यंग लोगों को भी हार्ट अटैक होने लग गया है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि आजकल लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है? सो हार्ट अटैक एक्चुअली आप देखने जाओगे, मैं मतलब मेरे पेशेंट्स को जब मैं मिलता हूँ, मेरी सबसे पहली बात यही होती है कि हम खाना, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो ज़रूरी है। मैं मानता नहीं हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है। पर ये जो बीमारी है हार्ट अटैक जो बोलते हैं, वो हार्ट अटैक इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ समथिंग एक्चुअली स्पीकिंग। हार्ट ब्लॉकेजेस की वो बीमारी है एक्चुअली। और जब हम हार्ट ब्लॉकेजेस बोलते हैं, ये उम्र की बीमारी है। बट एज यू राइटली सेड, ये आजकल हम कम उम्र में भी ज़्यादा देख रहे हैं। इसको मैं 2 अलग नज़रिया से देखता हूँ। एक है हमारे पास जो डायग्नोस्टिक्स है, पहले एक 20-25 साल पहले हमारे पास इतने अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं थे जहाँ पे ईसीजी रेडीली अवेलेबल था। अभी गांव-गांव में ईसीजी होता है, गांव-गांव में ईसीजी होता है। हर छोटे 2nd टायर 3rd टायर सिटी में अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अवेयरनेस इम्प्रूव हुआ है, तो लोग ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते थे। पहले लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन यू विल सी मोर अवेयरनेस कमिंग इन टू द पिक्चर। इवन सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी ह्यूज रोल। पहले ये सब न्यूज़ हमको न्यूज़पेपर में आता था, पर विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स आर इजीली अवेलेबल। आपको न्यूज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये इजीली सोशल मीडिया में आ जाता है। सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इज बेसिकली अ जनरेशन गैप और डिजिटल रेवोल्यूशन जो हम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, ये हमने एक्चुअली कोविड के बाद थोड़ा सा ज़्यादा देखा है। तो कोविड के पहले अगर आप देखोगे एज अ सर्जन, हम जो बाईपास ऑपरेशंस करते हैं मेजोरिटी, उनकी उम्र 95% ऑफ देम आर अबाउ 60। सो मेजोरिटी ऑफ देम आर इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 60 to 80-85, करेक्ट? बट आफ्टर कोविड डेफिनेटली वी हैव सीन 1 decade पैरागम शिफ्ट। मतलब एक 10 साल का एक 40-50 एज ग्रुप वाले पेशेंट्स भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं।
ऐसा कोई एवरेज एज है क्या कि हार्ट अटैक का कि सो नॉर्मली अगर आप देखने जाओगे तो 65-70 इज द एवरेज एज, बट डेफिनेटली कोविड के बाद इट हैज़ कम डाउन टू 55. सो अभी रिसेंटली 35 ईयर ओल्ड, 39 ईयर ओल्ड, 44 ईयर ओल्ड इनके हमने बाईपास किए हैं. एंजियोप्लास्टिस तो कितने होते ही रहते हैं. अगर मैं एक बाईपास करूँ तो कम से कम उसके कंपैरिजन में 8 एंजियोप्लास्टी हो जाते हैं. बाईपास और एंजियोप्लास्टी में क्या फ़र्क है? बाईपास मतलब कि सारे वेन्स ब्लॉक हो, सारे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है. सो वही मैं जो आपको बोल रहा था कि जो हार्ट एक मसल है और उसको खून पहुंचाने वाली जो 3 नलियां हैं, वो मैं मुंबई के रेलवे सिस्टम के साथ कंपेयर करता हूँ. वेस्टर्न सेंट्रल हार्बर, करेक्ट. उसमें से जो वेस्टर्न लाइन है वो सबसे ज़्यादा आबादी लेके जाने वाला लाइन है. उसके ऊपर तो इतने सारे बॉलीवुड पिक्चर भी हुए हैं, वीर आर लोकल से लेके बोरीवली फास्ट एंड ऑल. तो वैसे ही हार्ट में भी ये 3 नलियों में से एक नली जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है और हार्ट के 70% को खून पहुंचाने वाली नली है. ओके. तो जब भी ये नलियों में ब्लॉकेजेस होता है, जहाँ पे भी ब्लॉकेज होता है उसको हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं. सो आई कॉल एंजियोग्राफी इज एज द गूगल मैप. इट टेल्स मी द लाइव लोकेशन. मुझे तो मैप पता है मुंबई का, फिर भी मुझे कहीं पे भी जाना है मुंबई में, हम लाइव चीज़ें देखते हैं, करेक्ट. सो सिमिलरली एंजियोग्राफी इज लाइक गूगल मैप फॉर मी. इट टेल्स मी द लाइव प्रॉब्लम और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें एंजियोप्लास्टी करना बेहतर होगा, इसमें बाईपास करना बेहतर होगा. अभी एंजियोप्लास्टी इज समथिंग लाइक आप टनल के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, आप नली के अंदर जाते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, बलून करते हैं और उसके अंदर स्टेंट डालते हैं. पर जब भी कोई नली 100% बंद रहती है, आप सोचो टनल के अंदर एक पूरा रास्ता बंद है, आपको समझ जाएगा ये रास्ता आगे जाके कहीं टर्न ले रहा है, सीधा जा रहा है, नहीं पता चलेगा. तो देन इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी. और जब भी ये जो वेस्टर्न लाइन वाली नली इन्वॉल्व होती है, वो जब वहाँ पे ब्लॉकेज होता है तब हम थोड़ा बाईपास की तरफ सोचते हैं. समझ गया. तो उसके लिए मैं एक्चुअली हार्ट का डॉक्टर बोलता ही नहीं हूँ खुद को, मैं हार्ट का इंजीनियर बोलता हूँ. मेरा काम है फ्लाईओवर बनाना, मेरा काम है कोस्टल रोड बनाना, मेरा काम है बांद्रा वाली सीलिंग बनाना. तो जहाँ पे ब्लॉकेज है वो एक बार मैंने देख लिया, उसके बाद मुझे उसके पास में भी नहीं जाना है, मुझे उसको बाईपास करना है. क्योंकि ये उम्र की बीमारी है और हमारे पास उम्र कम करने का कोई दवाई नहीं है, न होम्योपैथी में, न आयुर्वेदा में, न एलोपैथी में. भगवान ने ब्रह्मास्त्र अपने पास रखा है. मैं कई बार मेरे पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, जिस दिन ये उम्र कम करने का दवाई आएगा उस दिन सब ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे. वो अभी कर रहे हैं ना, ब्रायन जॉनसन आए तो थे इंडिया में. करेक्ट. सो पर उसमें एडवांटेज क्या है, ये जो ब्लॉकेज होते हैं वो जो भी हो 70%, 80%, 90%, हार्ट अटैक कब आता है? जब कोई नली 100% बंद हो जाती है. ओके. सो चेस्ट पेन जो हम बोलते हैं वो अलग है और हार्ट अटैक अलग है. कैसे समझना चाहिए कि मुझे चेस्ट पेन हुआ है, मुझे हार्ट करेक्ट. अटैक सो हुआ है? जब भी आप चलते घूमते फिरते, आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हो, आप ऊपर रास्ते पे चढ़ रहे हो और आपको छाती में भारीपन लगता है, दैट इज चेस्ट पेन. एक जिंदा आदमी ही रो सकता है, जिंदा आदमी को ही दर्द होगा, मरे हुए आदमी कभी चिल्लाता नहीं है, उसके आजू बाजू के लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं. और मरे हुए को हम जिंदा भी नहीं कर सकते. तो सिमिलरली एक बार कोई नली 100% बंद हो जाती है, उसके सामने जो मसल है वो पूरी तरह से मर जाता है. अगर आप वो कई 4 से 6 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो वो मसल मर जाता है. एक बार वो मसल मर गया, उसके बाद वो मसल कभी दर्द देगा ही नहीं आपको. और वो मरे हुए मसल को हम जिंदा भी नहीं कर सकते. मैं बहुत सुंदर एंजियोप्लास्टी कर सकता हूँ, मैं बहुत सुंदर बाईपास कर सकता हूँ, पर अगर वो मसल में जान नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. सो अगर एक बार आपने बाईपास किया और उम्र जैसे बढ़ गया तो वो ब्लॉकेज जो 80-90% है वो आगे जाके 100% भी हो गया तो भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा. अच्छा. सो हार्ट अटैक मतलब जब भी कोई नली 100% बंद होती है, वो मसल पूरा डैमेज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक. जो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मली कितना होता है? आपने बताया 70 to 80 पर मिनट. 60 to 70%. सो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं चलता है. बायोलॉजी में हमेशा 100% किसी को मिले? 12वीं के एग्जाम में किसी को बायोलॉजी में 100% मिले? आई डोंट थिंक सो. मैथमेटिक्स में सबको मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, बायोलॉजी में नहीं. नो, आई एम जोकिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
60-70% होता है। सो जब भी कोई नली 100% बंद हो जाती है, वहाँ का मसल कितना डैमेज होता है उसके हिसाब से उनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होते जाती है। अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बंद हो गया तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़, एबीपी माझा पे इमीडिएटली आएगा ब्रेकिंग न्यूज़, करेक्ट। पर अगर कोई छोटी गली बंद हो गई, कुछ फ़र्क पड़ेगा किसी को? तो सिमिलरली आप देखोगे कई लोग 5-5, 6-6 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है। अच्छा, मल्टीपल हार्ट अटैक्स हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि उनकी छोटी नली, गॉड ही इज ब्लेस्ड मैन, सो गॉड ने व्हाटएवर, उनकी कोई छोटी नली बंद हो गई तो छोटा हार्ट अटैक आएगा, समझ में भी नहीं आएगा आपको। पर कोई बड़ी नली बंद हो गई, जहाँ पे वो नली शुरू होती है, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको, जो आप सुनते हैं ना जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और सडन हार्ट अटैक आ गया, सो बेसिकली कोई नली का ओरिजिन पे अगर 100% बंद हो जाता है, देयर इज अ बिग मसल विच गेट्स डैमेज्ड। ऐसे क्यों होता है जिम में अचानक से हार्ट अटैक कैसे आता है? मैंने भी सुना था कि एक किसी को कुछ हार्ट अटैक आ गया एंड देन ही डाइड ऑन द स्पॉट। सो मुझे बचपन से पता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का ब्लॉक रहता है शाम के टाइम में, 4 बजे से 10 बजे तक तो वहाँ जाना नामुमकिन है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप देख के SV रोड, लिंक रोड, JVLR, SCLR। सो अगर ये बीमारी का प्रोसेस धीरे से हुआ है तो नेचुरल बाईपासिस बन जाते हैं। सो जो बाकी की दोनों नलियाँ हैं, हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, वो नलियाँ वो लाइन को जाके खून पहुँचाती है। सो द मसल, इवन इफ वो नली 100% बंद हो गई, वहाँ के मसल पूरी तरह से मरता नहीं है, वो मसल में फिर भी जान रहता है। पर ये जब कोई बीमारी ऐसे हार्ट ब्लॉकेजेस वाली बीमारी कम उम्र में होती है, तब नेचर को ये नेचुरल बाईपासिस होने के लिए समय लगता है, वो मिलता नहीं है। जब ये समय कम मिलता है और नेचुरल बाईपासिस होते नहीं हैं, और अगर कोई मेन नली बंद हो गई, 100% बंद हो गई, मेजर मसल मर जाता है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सो दैट्स व्हाई यू गेट दैट सडन हार्ट अटैक। समझ गया। बिकॉज जिम में क्या कर रहे हैं आप हार्ट को ज़्यादा काम करवा रहे हो। हार्ट का काम है पूरे शरीर को खून पहुंचाना। जब आप हार्ट को ज़्यादा काम करा रहे हो, हार्ट के मसल को भी तो खून चाहिए। पर अगर वही नली में ब्लॉकेज है तो आपको कैसे, वो हार्ट का मसल कैसे काम करेगा? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कैसे कैसे चलेगा कि अगर जिम में, अगर उसको अभी पता ही नहीं है कि हार्ट अटैक आने वाला है, तो मतलब उसके लिए ना बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो नॉर्मली जब आप 40 उम्र, क्योंकि ये जो उम्र की बीमारी है वो नॉर्मली 40 के बाद चालू होती है। खैर मेल जेंडर, एशियन पॉपुलेशन, मतलब इंडियन पॉपुलेशन, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हैं हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए। क्यों ऐसे? जेनेटिकली, अच्छा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बोलो, जेनेटिक्स बोलो, तो अगर आप दुनिया की सब पॉपुलेशन को लेंगे तो एशियन पॉपुलेशन, स्पेशली ये साउथ ईस्ट एशिया पॉपुलेशन है, वी आर वेरी प्रोन फॉर हार्ट ब्लॉकेजेस बाय इटसेल्फ। और अगर उसके अलावा आपके घर में मतलब फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने की बीमारियां हैं, ये सब लोगों में तो स्क्रीनिंग टेस्ट जल्दी चालू करना चाहिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्या होता है, और इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे भी है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो फैमिली हिस्ट्री है, मेल जेंडर, इसको हम बदल नहीं सकते। अभी स्क्रीनिंग में हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं, बिकॉज कोई भी एक टेस्ट से हमको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एडमिट होके हमको बॉडी को छूना पड़ेगा, तो उसके लिए वो टेस्ट हम लास्ट में रखते हैं। बिकॉज कभी भी हम कोई प्रोसीजर करते उसमें एक मिनिमल रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो पहले हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, जैसे ECG, हार्ट का सोनोग्राफी, उसको हम इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और स्ट्रेस टेस्ट। ये 3 मेन टेस्ट होते हैं, अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और वो सब। ये सब आप 40-45 के उम्र में हर 1 साल या हर 2 साल में करना बहुत अच्छा होगा। अगर इसमें कुछ हमको लगता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, या स्ट्रेस टेस्ट में हमको लगता है, स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या है, हम आपको एक मशीन पे दौड़ाते, मतलब हार्ट को हम ज़्यादा काम करा रहे, पर अगर हार्ट में के नलियों में ब्लॉकेजेस है, वही टाइम में वहाँ ECG में बदल आने लगेगा। जो आपको नॉर्मली छाती में भारीपन लगेगा,
वो आपको ईसीजी में वहाँ पे चेंजेस आएगा, तो वी विल बी एबल टू पिक अप कि ओ इनका ईसीजी में प्रॉब्लम है, मतलब मोस्टली इनको हार्ट के कोई नली में ब्लॉकेजेस होने की संभावना है। देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, और तो वही टाइम पे हम दवाइयाँ चालू कर देते ताकि उनको हार्ट अटैक नहीं आए। एंड देन ही कैन प्लान एंड गेट द फर्दर टेस्ट डन, मतलब उसमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम भी होता है, कोरोनरी एंजियोग्राम होता है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो कर सकते हैं। यूएस में से कोई कैल्शियम स्कोर टेस्ट करके है ना? इंडिया में भी है। अच्छा। इंडिया में भी हम बहुत करते हैं कैल्शियम स्कोर, और कैल्शियम स्कोर इज ऐसे जैसे ईसीजी है, हम ईसीजी करते हैं, वैसे ही एक कैल्शियम स्कोरिंग होता है जहाँ पे हम आपके शरीर में कितना कैल्शियम है, मैं आपको बोला ये उम्र की बीमारी है, वही कैल्शियम आँख में जाके बैठ गया तो हम कैटरेक्ट बोलते हैं। सो बेसिकली हार्ट के अंदर आपका कैल्शियम कितना है उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ये वेरी लो रिस्क है, इसको हार्ट ब्लॉकेजेस होने की संभावना बहुत कम है, या किसी का स्कोर अगर 200-400 के ऊपर है, इनको हार्ट ब्लॉकेजेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इनको आगे का टेस्टिंग करना जरूरी है। तो इसमें जैसे अभी किसी को हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या हो गया एंड उसको कैसे समझ आएगा क्योंकि मुझे अभी हार्ट अटैक आने वाला है? तो सबसे छाती में भारीपन लगना, या हाथ में या जॉ में भारीपन लगना, छाती में दर्द होना, तो हमको जब हमको एमबीबीएस में पढ़ाते थे ना, हमको बोलते थे कि 2 प्रकार के पेन है, 2 प्रकार के पेन जो एब्सोल्युटली अनबेरेबल है। कैन यू गेस? एक हार्ट पेन होगा, एक चेस्ट पेन। ओके यू आर राइट एक्चुअली। और दूसरा एकदम सिंपल है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। अनबेरेबल, एब्सोल्युटली अनबेरेबल पेन, मतलब वो पेशेंट बोलेगा कि मैं ये ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूँ, डिलीवरी वाला पेन। सो जब एक्चुअली आपको हार्ट अटैक आता है वो वाला पेन, और जो मम्मी गुजरती है डिलीवरी के टाइम में जो पेन है, ये 2 पेन आप कभी भूल नहीं सकते। बाकी जो दांत का पेन है, हड्डी का पेन है, दे आर स्टिल लेसर ऑन द स्केल। सो अगर स्पेशली हार्ट का बहुत ही स्पेसिफिक होता है तकलीफ, वो है उसके लिए हम बोलते हैं आपको रेगुलरली चलना है, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप चलोगे, तब भी अगर आपको तकलीफ होती है, जैसे छाती में भारीपन लगना, दर्द होना, सांस फूलना, धड़कन तेज़ होना, मतलब आपको समझ में आता है ज़्यादा, मतलब पहले भी होता था पर अभी ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब जब होता है तो आपको समझने का कि या देयर कैन बी सम प्रॉब्लम विद माइंड। अगर बैठे बैठे कुछ तकलीफ होती है, मतलब वो 100% हार्ट का पेन नहीं है। अच्छा, ओके। क्योंकि 100 जब आप रेस्ट कर रहे हैं, हार्ट भी तो रेस्ट कर रहा है, हार्ट को भी तो ज़्यादा पंप करना नहीं है खून, तो हार्ट इज़ ऑल्सो हैप्पी और वो बॉडी को भी हैप्पी रखेगा। हार्ट को कब तकलीफ होगा? जब आप कुछ काम कर रहे हो तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और अगर उसको खून नहीं मिल रहा है तब उसके मसल्स, सो आई टेल इट, हार्ट तो बात नहीं कर सकता ना, हार्ट का मसल तो बात नहीं कर सकता, तो हाउ विल इट टेल यू कि मुझे तकलीफ हो रहा है? आइदर आप बैठे रहो, कुछ काम मत करो, नहीं तो मेरा एंजियोप्लास्टी नहीं तो बाईपास करके दे दो, मेरे को खून बढ़ा के दे दो, उसके बाद आपको जितना चलना है उतना चलो। वो उसकी भाषा है जो आपको, हमको छाती में भारीपन लगता है या हाथ में भारीपन लगता है, एक्सेस स्वेटिंग वगैरह भी होता है, पर उनकी भाषा ना हमको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें एक्सेस स्वेटिंग भी होता है क्या? एक्सेस स्वेटिंग भी होता है, स्पेशली जब आपको छाती में दर्द होना और स्वेटिंग होना, ये जब होता है, ये नॉर्मली हार्ट अटैक जब आता है तब होता है। मतलब हार्ट अटैक मतलब व्हेन आई एम सेइंग जब नली 100% बंद होती है। देखो हार्ट में ब्लॉकेजेस होगा 70, 80, 90, 95, पर वो मसल जिंदा है बिकॉज खून पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है पर पहुंच रहा है। पर हार्ट अटैक इज व्हेन दैट बिकम्स 100%। वो 100% रात के 2 बजे हो सकता है, सुबह 10 बजे हो सकता है, शाम को 6 बजे भी हो सकता है। पर जब वो 100% होता है, सीवियर हार्ट पेन होता है और स्वेटिंग होता है, यू फील अनईजी एंड यू नो देयर इज समथिंग नॉट राइट। खैर डायबिटिक, हम वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वी आर आल्सो द हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ना, ऐसे बोलते हैं। यस, दैट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज ओनली। सो डायबिटीज़ में नर्व्स गेट अफेक्टेड, और नर्व्स अफेक्ट होने की वजह से
यू डोंट अंडरस्टैंड द हार्ट अटैक, यू डोंट गेट पेन. तो जो हमारे पास बिना डायबिटीज़ वाले पेशेंट आते हैं ना, उनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, बिकॉज उनको समझ में आता है तकलीफ़. दे कम टू नो कि हमें कुछ तो गड़बड़ है, मैं चल घूमता हूँ तो मेरे को तकलीफ़ होती है, भाई कुछ तो प्रॉब्लम है. अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ में ये दर्द होता नहीं है, सो दे कीप ऑन डूइंग वर्क एंड दे आर वन आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड, वो मसल डैमेज होते जाता है. हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 60 से 40, 40 से 30, 30 के नीचे जाने के बाद नाउ दे स्टार्ट डेवलपिंग हार्ट फेलियर सिम्टम्स. बेसिकली सांस फूलना, सीधा लेटने में तकलीफ होना, पैरों में सूजन होना. सो दीज आर ऑल हार्ट फेलियर सिम्टम्स. एंड देन दे कम एंड देन वी रियलाइज, अरे आपको तो हार्ट अटैक आके गया है, एक नहीं 2-3 हार्ट अटैक आके गए हैं. तो बेसिकली हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है. दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू डू द सेम एक्सरसाइज, बट बेसिकली वो हार्ट और वो बॉडी को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो कम मिलेगा. तो इट इज़ लाइक LIC पॉलिसी. आप 25 उम्र में लेना चाहोगे या 50 उम्र में लेना चाहोगे? आइडियली 25. आइडियली 25. LIC को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एक 50 उम्र वाला आदमी आता है, बोलता है मुझे LIC की पॉलिसी खरीदना है, LIC विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव हिम, इजंट इट? बट वी टेल पीपल टू टेक इट अर्ली. जब कम उम्र में लेने बोलते हैं. क्यों? क्योंकि प्रीमियम कम और कवर ज़्यादा मिलता है. राइट. सो व्हेन योर हार्ट पंपिंग सो ये सब एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम हार्ट के पंपिंग कैपेसिटी को अच्छा रखें. तो जब एक बार आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है, उसके बाद भी हमको एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना ही पड़ता है. पर पेशेंट को और पेशेंट के हार्ट को जो नॉर्मल आदमी में 100% फ़ायदा मिलेगा, ये इनमें प्रोबेबली 50% ही फ़ायदा मिलेगा. तो कई बार पेशेंट बोलते हैं यार इनका बाईपास भी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं मिला. तो आई कॉल इट, हम बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं करते हैं. अगर ये इंप्रूव होता है, इट इज़ डबल बोनस टू द पेशेंट. दिवाली बोनस बोलता हूँ मैं. सिंगल बोनस फॉर मी एंड दिवाली बोनस फॉर देम. क्योंकि ये उम्र की बीमारी है, उम्र तो बढ़ने ही वाला है. तो जैसे उम्र बढ़ेगा ब्लॉकेजेस भी बढ़ेंगे, यू विल हैव हार्ट अटैक्स. करेक्ट. सो जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हुई है, जब हम बाईपास से एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी और कम नहीं होने के लिए हम वो करते हैं, नॉट टू इंक्रीज. अगर वो इंक्रीज होता है, मतलब 30 का 40% हो गया वापस, या 45% हो गया, दैट इज अ बोनस. यू आर गेटिंग द डिफरेंस. लोगों को क्या लगता है कि अभी बाईपास हो गया तो नॉर्मल हो जाएगा ना, बट वहाँ पे तो परमानेंट डैमेज हुआ है ना. परमानेंट डैमेज को कैसे हम वापस जीवित कर सकते हैं? आपने बताया कि अभी कोविड के बाद यू आर एक्सपीरियंसिंग कि एवरेज एज हैज़ गॉन डाउन टू 55 ईयर्स. तो इसमें एक बात बताओ, अभी आपके हिसाब से आजकल यंग लोगों को क्यों इतने जल्दी हार्ट अटैक आ रहा है? आपके हिसाब से क्या मेन रीज़न है? एंड सेकेंडली, आपके पूरे एक्सपीरियंस में आपने यंगेस्ट क्या एज के पेशेंट को ट्रीट किया है जिसमें हार्ट की बीमारी? अभी तक यंगेस्ट बाईपास ऑपरेशन अगर अब मैंने बोलो तो 16 साल के बच्चे. 16 साल का? क्या बात कर रहे हो, 16 ईयर्स में? बट वो पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री था ऑफ हार्ट अटैक्स और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी. उनकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वर अबव 500 एंड 600. और एवरेज कितना होना चाहिए? 200 के नीचे होना चाहिए. 200 भी ज़्यादा एक्चुअली, 150 के होना चाहिए. सो दैट वाज द यंगेस्ट एज जिसमें हमने बाईपास किया था. बट एवरेज जो आप बोल रहे, बेसिकली कोविड जो वायरस है इज़ अ वेरी वैस्कुलर वायरस. वैस्कुलर मतलब जो हमारी ब्लड की नलियाँ होती है उसको हम वैस्कुलर बोलते हैं. तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी जो भी पाइप्स है, ब्लड की पाइप्स है, उसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी है वो कोविड वायरस में. सो हमने कोविड, पूरे जो 3 कोविड के वेव्स हुए हैं, सब वेव्स में हमने देखे कि कोई पेशेंट स्ट्रोक लेके आए. स्ट्रोक मतलब ब्रेन का हार्ट अटैक, ब्रेन का ब्लड सप्लाई बंद हो गया, ब्रेन की नली को ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो बेसिकली वो नली क्लॉट हो गई. हार्ट अटैक्स लेके आए,
हाथ के नली में ब्लॉक हो गया, पैर के नलियों में ब्लॉक हो गया। सो ये हमने कोविड के टाइम में देखा है। कोविड वैक्सीन हैज़ सेव्ड लॉट ऑफ लाइव्स, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। और हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस भी नहीं है कि बोलने के लिए कि कोविड वैक्सीन या कोविड इज़ द रीज़न, बट डेफिनेटली वो कोविड इन्फेक्शन हो या वैक्सीन हो, बिकॉज वो जो कोविड प्रोटीन है वो प्रोटीन में ही क्लॉट करने की टेंडेंसी है। उसके लिए हम अगर आप जानोगे तो कोविड के टाइम में सब डॉक्टर्स आपको डी डाइमर करने बोलते थे, डी डाइमर टेस्ट। जब भी आपको कोविड इन्फेक्शन होगा और अगर वो 4-5 दिन में अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो दे वुड टेल यू टू डू अ डी डाइमर टेस्ट। इट इज़ अ इंडिकेटर टू टेल मी कि आप में क्लॉट्स बन रहे कि नहीं बन रहे। तो हम समझदार हो गए। ये पहले कोविड वेव में हमको समझ में नहीं आया, पर सेकेंड कोविड वेव में जब बहुत सारी जान चली गई इंडिया में और इवन द वर्ल्ड में, तो ये हमको समझ में आया कि अरे बहुत क्लॉट की वजह से, बिकॉज शरीर में ना 2 ही चीज़ें इमरजेंसी होती है कुशल। एनी गेसेस, वाइल्ड गेसेस? शरीर में 2 चीज़ें इमरजेंसी, जेन्युइन इमरजेंसी होती है जहाँ पे आपको टाइम नहीं देगा। हाँ, नेचर विल नॉट गिव यू टाइम। तो हार्ट अटैक जैसे करेक्ट, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम की वो वैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हाँ, मतलब जो भी ब्लड की नलियाँ होती है। आप सोचो ना, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का बंद हो गया है, मुंबई के रेलवे सिस्टम को पैरालाइज हो गया, तो मुंबई का क्या हाल होगा, इजंट इट? तो दैट इज वन। एंड सेकेंड इज ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स। वी हैव टू बी वेरी फास्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट हैज टू बी एब्सोल्युटली ऑन टाइम। यू कैन सेव लाइव्स। अगर वो टाइम पे आदमी का नसीब अच्छा रहेगा, एक्सीडेंट हुआ है, सब उसको सुविधा मिल गई, वो बच जाएगा, उसको हम बचा सकते हैं। बाकी जो भी बीमारी है, जैसे कैंसर है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग बीमारियाँ, वहाँ पे आपको समय मिलेगा समझने के लिए, इलाज करने के लिए, एंड सो फोर्थ। बट ये 2 चीज़ों में आपके पास समय बहुत कम होता है, और आप कहाँ पे इलाज करते हैं, कितना आपको इलाज मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के डिसाइड करने के लिए। यू कैन लिटरली सेव अ लाइफ इन दैट सेकेंड, अगर उनको वो ट्रीटमेंट मिल गई तो कोविड के बाद डेफिनेटली ये वेव हमने देखा है। बट यंगर जनरेशन, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर वाला काम है ज़्यादा, हम कितना भी जिम जाएं, इट इज़ नॉट अ नेचुरल वे ऑफ एक्सरसाइजिंग। नेचुरल वे इज़ टू गो आउट, वॉक, रन, जॉग, प्लेइंग स्पोर्ट्स आई थिंक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। उसमें आपका मेंटल कॉम्पिटिटिवनेस, फ्रेंडशिप, सैडनेस ऑफ लूजिंग, सब प्रकार के इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सब प्रकार के स्ट्रेस उसमें यू लर्न हाउ टू डील विथ इट इन स्पोर्ट्स। तो आप जब हम तो आजकल की जनरेशन के पास फिगर वाला मामला है, हर महीने को टारगेट होता है, वो टारगेट अचीव करने के चक्कर में यू एंड अप बर्निंग लॉट ऑफ कैलोरीज और लॉट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। और जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो बॉडी डीजनरेट्स, और डीजनरेशन का सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट है कैल्शियम। तो जो हम उम्र की बीमारियां बोलते हैं वो वही होती है, जो बेसिकली कैल्शियम प्रोडक्शन। तो मेरे मुताबिक स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं। आपने ऐसे भी इंडिविजुअल्स देखे होंगे जो पैशनेट है अपने काम के लिए, 24 घंटे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, खाना पीना भी नहीं खाते टाइम पे, बट दे आर फिट, उनको कुछ नहीं होता है। और आपने दूसरे तरफ के लोग भी देखे होंगे जो पूरी तरह से सात्विक है, वो सुबह 4 बजे उठ के वॉकिंग करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, एडिक्शंस नहीं है, काम करते हैं। प्रॉबेबली टाइप ए पर्सनैलिटी जो हम बोलते हैं, उल्टा टाइप ए पर्सनैलिटी में थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम्स आते हैं ज़्यादा, बट आई एम सेइंग मोर अबाउट सात्विक, उसमें भी हमने देखे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ये अलग क्यों? तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम स्ट्रेस इज, जब हमारी मेंटल एंड फिजिकल सिंक में होता है, व्हेन दे आर इन सिंक, मतलब हम जो सोचते हैं और हम जो करते हैं वो जब सिंक में होता है तब प्रॉब्लम नहीं है।
पर जब हमारे दिमाग को वो चीज़ करनी नहीं है, पर वी आर कंपाइल्ड टू डू इट, कि बॉस का फ़ोन आ गया, लैपटॉप खोल के रखने को बोल दिया रात को 11 बजे, अरे यार मुझे सोना है यार, 11 बजे थोड़ी काम करना होता है, या बोर्ड मीटिंग रख दिया रात को 11 बजे, सो मेंटली आई एम नॉट रेडी टू डू द मीटिंग, बट खैर आई हैव टू डू इट। ये जो इम्बैलेंस है, दैट इज़ वेयर स्ट्रेस हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। और ये स्ट्रेस हार्मोन्स इज़ लाइक डायबिटीज़, वो एक दिन में आपको मारेंगे नहीं, वो धीरे 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 5 साल 10 साल। अब वो स्ट्रेस कैन बी इमोशनल, किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी का मैरिज लाइफ की वजह से हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हो सकता है। दैट स्ट्रेस कैन नॉट बी ओनली वर्क स्ट्रेस, अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्ट्रेस होते हैं, बट द बेस्ट वे टू डील विथ इट इज़ आई थिंक स्पोर्ट्स। आपको थोड़ा समय तो पक्का निकालना है जहाँ पे यू शुड हैव फ्रेंड्स, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलेंगे तो फिजिकली भी आप रिलैक्स्ड रहते हैं, मेंटली भी आप रिलैक्स होते हैं, एंड यू अंडरस्टैंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्बैलेंस। नोबडी हैज़ अ परफेक्ट लाइफ। कृष्णा को भी परफेक्ट लाइफ नहीं था, दैट इज़ वाई इज़ कृष्णा। राम का भी लाइफ परफेक्ट नहीं था, उनको पता नहीं था मेरे को 14 साल वनवास में इतना तकलीफ झेलना पड़ेगा, पर हम वो राम को क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सब तकलीफ झेलने के बावजूद भी उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम और जो उनकी प्रिंसिपल्स है वो कभी चेंज नहीं हुई। और वो हुई नहीं क्यों? उनको नहीं करनी थी ऐसे नहीं, उनको वो ही लव टू डू इट। उन्होंने अपने ही उनके वो अंदर से आया कि मुझे ऐसे जीना है, मैं कोई भी कुछ काम गलत नहीं करूँगा, एंड दैट इज़ वाई वी प्रे देम एज गॉड्स। सचिन तेंदुलकर को हम भगवान मानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। क्यों? इट्स नॉट ओनली अबाउट बैटिंग, इट्स अबाउट हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, इजंट इट? तो आप बताओ कि फिर हार्ट ब्रेक्स का आपने जैसे बताया, सो डू यू थिंक दैट हार्ट ब्रेक्स कैन ऑल्सो कॉज हार्ट अटैक्स? या वी डेफिनेटली, एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत ही डिपेंड्स अपॉन वो कपल का रिलेशनशिप कैसे है। हमने एक चीज़ ज़रूर देखा है कि जब भी हस्बैंड वाइफ when they are very very close and then किसी एक उसमें से गुजर जाते हैं, you see उनके पार्टनर भी विद इन अ स्पैन ऑफ प्रोबेबली फ्यू वीक्स और मंथ्स वो भी गुजर जाते हैं। सो समवेयर आई थिंक दैट 100% डिपेंडेंसी फैक्टर इज़ देयर। सो हार्ट ब्रेक में भी यही होता है कि इफ़ यू, मतलब मैं बोलता नहीं हूँ कि लव कम करना चाहिए, देयर इज़ नो मेजर इन लव, करेक्ट, देयर इज़ नो मेजर इन लव एंड लव इज़ वेरी अनकंडीशनल। सो प्यार तो होना ही चाहिए और प्यार करना ही चाहिए, वो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है, ओके। बट जब भी हार्ट ब्रेक होता है, देयर इज़ समथिंग मोर देन हार्ट ब्रेक ऑल्सो दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। सो बट क्या होता है कि हार्ट ब्रेक हो गया और स्ट्रेस हार्मोन्स तैयार होते हैं, और समवेयर और दी अदर ये इमोशनल स्ट्रेस को आप कैसे डील करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विथ इट, एंड दैट्स वाई यू हैव टू बी लिटिल सोशल, नॉट ऑन सोशल मीडिया बट रियली सोशल। मीन्स आपके पास दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, वो स्ट्रेस को आपको ही लेना है, सब कुछ आपको ही लेना है, सम पीपल के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस में कोई ऐसे थे पेशेंट्स जो मतलब एक्सेस स्ट्रेस की वजह से 100% ये हो गया था? 100% हमारे पास अगर आप बोलोगे, अगर उनके घर में रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा नहीं है, उम्र ज़्यादा नहीं है, तो भी हमने देखे तो वो 3 है। एक है डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस। क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेस में इतने हार्मोन्स, आपको पता है जब आप इंटरव्यू देते हो या कभी डेट पे गए हो या आप? हाँ, गया तो हूँ। तो आपके शरीर में आपको धड़कन महसूस होती है कि नहीं? हाँ, नर्वसनेस थोड़ा रहता है। तो ये तो बॉडी का रिस्पॉन्स है, आपके शरीर में पूरी एड्रेनलिन पम्प्ड अप रहती है,
हाउ इज द जोश. एड्रेनलिन, तो ये जो एड्रेनलिन है वो कुछ समय के लिए ही बॉडी को संभाल पाती है. वो आपके नर्वसनेस को टैकल करने के लिए वो बॉडी का रिस्पॉन्स है. पर ये एड्रेनलिन अगर आप कंटिन्यूसली ज़्यादा रोकोगे शरीर में, उसके ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं. एंड वन ऑफ दैट हार्मफुल इफेक्ट्स इज कॉजिंग हार्ट अटैक्स. तो स्मोकिंग से भी इवन शुगर लेवल्स ऊपर जाना. ओके. सो ऑल दिस हैपन्स व्हेन ये आपकी एड्रेनलिन लेवल्स हमेशा अगर हाई रहती है शरीर में. तो टाइप ए पर्सनैलिटी क्यों बोलते हैं? वो टाइप ए पर्सनैलिटी बिकॉज दे वांट एवरीथिंग ऑन टाइम, दे आर वेरी स्पेसिफिक, वो काम होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन दैट, यू नो, आई शुड बी फर्स्ट, ये होना चाहिए काम, यू नो. सो योर एड्रेनलिन इज सो मच ऑल द टाइम, यू आर कीपिंग अ लेवल ऑफ एड्रेनलिन इन योर बॉडी हाई. इट इज़ इन द लॉन्ग टर्म, लंबे समय में वो कहीं ना कहीं कई ऑर्गन को धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं. और आपने स्मोकिंग भी एक जैसे बताया था, तो स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. निकोटिन. ओके. So any form of nicotine consumption, most common is smoking, tobacco, gutka, whatever. So any form of that, nicotine is very क्या बोलते हैं उनको, ये हार्ट की नलियों में ब्लॉकेजेस तो करते ही है, प्लस हार्ट की नली में भी मसल होता है, तो हार्ट की नली छोटी और बड़ी हो सकती है. सो दे टेंड टू कॉज छोटी, मतलब उसको हम स्पाजम बोलते हैं, वैसोस्पाजम बोलते हैं, कि हार्ट की नली स्पाजम में चली जाती है, तो खून का सप्लाई कम हो जाता है. तो दे आर ऑल वेरी मतलब हमने देखा है जो प्रॉपर चेन स्मोकर्स है, दे कम अप विथ प्रॉपर ब्लॉकेजेस, और कोई रिस्पेक्टर नहीं है उनको. अच्छा. और चेन स्मोकर जब आप बोलते हो तब क्या फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो आप, मतलब एवरी डे? मैं बोलता हूँ स्मोकिंग एक भी इज नॉट गुड. नहीं, आई एम सेइंग चेन स्मोकर आप जब बोल रहे हो तब उसका डेफिनेशन क्या? इट्स मोर देन 10 पैक्स इन अ डे, ऐसे भी 5 to 10 में. हाँ. माय गॉड. ओके, दिस इज़ वेरी स्कैरी. तो इसमें एक बात बताओ भाई, किसी को अगर हार्ट अटैक अगर होता है, तो हार्ट अटैक होने के बाद क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? वो ये होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि एस्पिरिन या कुछ ऐसे एक टैबलेट. करेक्ट, वो तो लेना ही है. क्या करना वो तो लेना ही है. इट विल, वो आपकी जो हार्ट के मसल जो मर रहा है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप सोचते हैं तो उसको, उसमें से हम कितने मसल को हम बचा सकते हैं, तो ऑल दोज थिंग्स हेल्प इन दैट. बट ऑब्वियसली सबसे पहले आपको जो भी आपके पास, जो भी पास में हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, कांटेक्ट करो. आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में जाके वो अपने हिसाब से सब टेस्ट करेंगे, और इन्वेरेबली आपको आगे जाके एंजियोग्राफी या कुछ ना कुछ करना होगा, जिसमें पता चलेगा ब्लॉकेज है, तो उसके आगे का जो भी इलाज है, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, जो है वो करते हैं. एंड इसको जैसे पूरा खर्चा कितना होगा? अलग अलग जो चीज़ें आपने जैसे बताया, एंजियोप्लास्टी, मोटा आप, आई वुडंट गो इनटू द एक्सट्रीम्स, ओके, बट मोटा जो मेजॉरिटी लोगों को जो ब्लॉकेजेस निकलते हैं, उसके लिए जो भी एंजियोप्लास्टी या बाईपास लगता है, एवरेज एक 5 लाख तक का मैक्सिमम खर्चा अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ऑलमोस्ट एक 5.5 लाख में सब कुछ हो जाएगा. ओके. एंड ये इंश्योरेंस से कवर होता है? एब्सोल्युटली, या ऑल द इंश्योरेंस इज कवर इट. गॉट इट. बट हार्ट ट्रांसप्लांट जो आपने बोला वो शायद नहीं होगा, राइट? इंश्योरेंस हार्ट ट्रांसप्लांट भी बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज देते हैं, बिकॉज ये नया ट्रीटमेंट है, मार्केट में अभी अवेयरनेस और वो सब अभी हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं. बट देर आर वेरी फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज हु ऑफर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स बोलते हैं. उसमें से एक होता है हार्ट ट्रांसप्लांट. किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंश्योरेंस है, सो देर इज़ नो रीज़न वाई हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए नहीं मिलना चाहिए. इट इज़ जस्ट दैट अवेयरनेस कम होता है, तो डेफिनेटली वो इंश्योरेंस कंपनी में जो बैठे हैं वहाँ पे भी ज़्यादा कोई डॉक्टर्स होते नहीं हैं, तो दे गो अकॉर्डिंग टू भाई हमारे प्रिविलेजेस में क्या लिखा हुआ है, बस उसके हिसाब से है. गॉट इट. और ये अभी जैसे एयर पोल्यूशन और ये सब भी काफ़ी बढ़ रहा है, दिल्ली में तो बहुत ही बढ़ रहा है, इसका हार्ट अटैक पे क्या इफेक्ट होगा या हार्ट डिसीजेस पे कैसे? सो मोर देन हार्ट के ऊपर असर, लंग्स के ऊपर असर होता है. ओके. और लंग और हार्ट इज लाइक हस्बैंड वाइफ, इजंट इट? तो इवन इफ लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर प्रेशर भी बनता है. बट जो एयर पोल्यूशन हम बोलते हैं, डेफिनेटली वो लंग्स को काफ़ी अफेक्ट करते हैं. लंग्स और लंग्स में जो पाइप भी होती है, लंग्स में जाने वाली जो पाइप है, जो हम अस्थमा बोलते हैं कॉमनली, जो अस्थमा
जो चीज़ें बोलती है वो सब के लिए बहुत ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, बिकॉज these आर ऑल पार्टिकुलेट मैटर, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर, एंड इट इरिटेट्स. वो बेसिकली हमारे वो जो पाथवे है उसको इरिटेट करने की वजह से दे गो इन टू स्पाजम एंड देन प्रॉब्लम्स. कई बार वो स्पाजम की वजह से लंग में इन्फेक्शन होना, बिकॉज देखो शरीर में दो ही ऑर्गन्स है जिसका बाहर के दुनिया के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है. एक है लंग्स और दूसरा है आंतड़े, इंटेस्टाइन्स, हम जो खाते हैं. बाकी कहीं पे भी हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, जैसे हार्ट का, लीवर का, किडनीज का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है. बट हम जो हवा लेते हैं वो डायरेक्टली लंग्स में जाते हैं. तो अगर आप खराब हवा ले रहे हैं, यू आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम. सिंपल, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजंट इट. आप साफ हवा ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रेट. और हमने देखा है ये, जब हम ऑपरेशंस करते हैं, शहरी लोगों का लंग्स पूरा काला होता है, पूरा काला. और वही अगर आप कोई विलेजर का लंग्स अगर आप देखते हैं, जब हम बाईपास ऑपरेशन करते हैं या कई बार हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जब हम ऑर्गन जो भी ब्रेन डेड डोनर में देखते हैं हम, वो लंग्स पिंक होते हैं, पिंक. क्यों ऐसे इतना डिफरेंस? पोल्यूशन. बाप रे. तो ओनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन? माय गॉड. इट्स अ लिटिल स्कैरी, इजंट इट? या एक्चुअली इट साउंड्स वेरी स्कैरी. मेरे को तो अभी लग रहा है कि मतलब हम लोग भी मुंबई में रह रहे हैं, यहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा बढ़ ही रहा है. बट आई थिंक कुछ मतलब इसके लिए पर बम्बई फिर भी थोड़ा प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ द सी एज कम्पेयर टू दिल्ली. करेक्ट, बिकॉज दिल्ली इज अ लैंड लॉक्ड सिटी, या तो उनके पास ऑप्शन नहीं है. बट बॉम्बे, बिकॉज वी हैव अ ब्यूटीफुल अरेबियन सी, यहाँ पे कितना भी पॉपुलेशन ये पोल्यूशन हो भी गया तो भी इट कांट बी लाइक दिल्ली, बिकॉज सी इज देयर टू प्रोटेक्ट अस. एंड कितना भी बोलो, बॉम्बे में अभी इंडस्ट्रीज, कंपनीज कम हो गए, मेजॉरिटी ऑफिसेज एंड बिजनेस हाउसेज है. सो वॉट एवर पोल्यूशन इज लिटिल बिट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड probably vehicular traffic and all those things. अभी इलेक्ट्रिक भी आ रहा है. Right. Things should be better, I think so. या हार्ट अटैक और वेट का क्या कोरिलेशन है? डू यू थिंक दैट पीपल हु आर फैट गेट मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक? So there is something called as metabolic syndrome. So metabolic syndrome ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपके शरीर में एक दो चीज़ें हैं, so you go into that syndrome. क्या होता है syndrome? मतलब एक चीज़ के वजह से दूसरा चीज़ होने की वजह से तीसरा चीज़, सो यू हैव अ मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व इन इट. तो जब भी आप मोटापा जो है वो इटसेल्फ इज़ अ वेरी हार्ट के ऊपर बेसिकली लोड बढ़ेगा, बिकॉज हार्ट का काम है पूरे शरीर को खून पहुंचाना. करेक्ट. तो आपको एक एवरेज हाइट के हिसाब से अगर आपका वजन इतना होना चाहिए, अगर आपका वजन उससे 1.5 या 2 गुना है तो डेफिनेटली हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा. अगर हार्ट को ज़्यादा काम करने में तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा. करेक्ट. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. सो ओबेसिटी के साथ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब मिली जुली सरकार जैसी है. तो दे ऑल कम इन पैकेज. तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आदमी मोटापा होगा और बाकी चीज़ें नहीं होगा. तो ये एक हो गया तो वो दूसरा होता ही है साथ के साथ, और उसके साथ में तीसरा होता ही है. तो ये सब मिलके जो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, डायबिटीज़ लेवल बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, मोटापा, दिस ऑल सीडेंटरी लाइफस्टाइल. मतलब बेसिकली आप ऑफिस वर्क करते हैं, कहीं थोड़ा भी आपकी वॉकिंग नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, जिम नहीं है, यू आर नॉट बेसिकली बर्निंग योर कैलोरीज. आप कुछ भी कैलोरीज बर्न नहीं करोगे, सिर्फ आप इनटेक ही चालू है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर नहीं, वो सब नलियों के ऊपर अफेक्ट आने लगते हैं. हार्ट की नली के ऊपर सबसे पहले अफेक्ट होता है, बिकॉज हार्ट बेचारा 24/7 काम करता है. देयर इज नो दिवाली हॉलीडे, वेकेशन, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, क्रिसमस फॉर हार्ट.
And I was also reading a research which said that women have lesser chances of getting a heart attack than men. Is that true? यस करेक्ट सो And why is that so? बिकॉज उनके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो आर हार्ट प्रोटेक्टिव. सो जब भी फीमेल स्पेशली जब मैरिज के बाद प्रेगनेंसी, these are all protective to her from cancer point of view also and from heart attack point of view also, because there is something called as estrogen. जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है एंड दैट इज हार्ट प्रोटेक्टिव हार्मोन. अच्छा. So when a girl goes through all these phases of life, automatically they have these hormones in higher proportion and it is protective. But जब भी उनके जो periods होते हैं वो बंद हो जाते हैं उसके बाद वो hormonal imbalance होता है. So after that they become again prone. But जिन फीमेल्स में हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनमें रिस्क इज मोर देन मेल पर्सन. मतलब रिस्क ऑफ, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 लोग लेंगे, करेक्ट, उसमें से 50 मेल है 50 फीमेल है, करेक्ट, ये 50 मेल में से 5 लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, करेक्ट, या 10 लोगों को पकड़ो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है मेल. फीमेल्स में ये हार्डली 2 लोगों को ही होगा 50 में से. पर ये जो 2 लोग होंगे इसमें हार्ट में क्या रिस्क होता है, जान का रिस्क होता है. सो वो रिस्क इज मोर इन फीमेल जिनको हार्ट का प्रॉब्लम आता है एज कंपेयर टू मेल पेशेंट्स. तो अगर रिस्क ऑफ डेथ बेसिकली, रिस्क ऑफ डेथ इज मोर. सो अगर वो 2 फीमेल्स है उसमें से एक जन को रिस्क अगर होगा तो मेल्स में वो 5 में से एक जन को होगा. ओके. So हमारे एज अ मेल वी आर मोर प्रोन फॉर हार्ट ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक्स, बट डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेजेस इज कंपेरेटिवली लेस रिस्क. बट इन फीमेल वो होने के चांसेस कम है, पर अगर होते हैं देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल. Got it. I was reading a report in 2022 in India. There were 33,000 people who died from heart attack. So just imagine how many of them might have been saved also. Yeah. Isn't it? कितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, ऐसा कोई नंबर है? मतलब एक साल में? ह्यूज नंबर है, ह्यूज. मुंबई का पॉपुलेशन अगर हम 24 मिलियन पकड़ के चलते हैं तो एटलीस्ट इन अ ईयर 1 to 2% डेफिनेटली मतलब विल हैव सम ऑफ द अदर हार्ट प्रॉब्लम्स. या सम ऑफ द अदर हार्ट प्रॉब्लम्स जिसके लिए आप इलाज करना चाहोगे. 2,40,000 आप बोल रहे हो? एब्सोल्युटली. हाँ, उतना तो होगा आई थिंक. इजीली 2-3 लाख तो होगा इजीली. वाओ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा नो प्रॉब्लम बिकॉज हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ योर बॉडी और वो 24 घंटे काम करता है. राइट. इन ऑल योर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस रिलैक्सेशन, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप पॉडकास्ट बना रहे हो, राइट, आप इंटरव्यू दे रहे हो, डेट कर रहे हो, इट हैज इज मिक्स्ड इमोशंस. सो और ये हेरिडेटरी होता है क्या हार्ट अटैक? हाँ बिल्कुल होता है. और कैसे, मतलब इसको मतलब जिनके वो जीन्स में होता है, जीन्स में ही होता है. देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स इन जीन्स. खैर हमारे पास अभी तक जेनेटिक थेरेपी नहीं आई है जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि हम आपका हार्ट का रिस्क को कम कर सकते हैं. सो आयुर्वेदा अगर आप देखोगे, आयुर्वेदा इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस. इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस. और हमारे मेडिसिन में भी देर इज़ अ चैप्टर, मतलब देर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. 3rd MBBS में होता है, 3rd ईयर MBBS में. तो उसमें क्या सिखाते हैं? प्रिवेंशन. हाउ डू यू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, करेक्ट. तो आयुर्वेदा इज ऑल बेस्ड ऑन प्रिवेंशन. अगर आप देखने जाओगे तो दैट डजेंट मीन कि आपको नहीं होगा, पर अगर आपको 50-60 उम्र में होना है, अगर आप अच्छे से आपके बॉडी का ख्याल रखोगे, एक्सरसाइज करोगे, खाना टाइम पे खाओगे, स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर लाइफ, जो हम बहुत ही सिटी लाइफ में तो हम उसको बहुत ही वेरी मतलब एकदम निगलेक्ट ही कर देते हैं.
But sleep, having a good sleep of whatever 8 hours per day according to WHO is very important. और good sleep I mean is really good sleep. उसमें अभी जैसे डॉक्टर हमको 5-6 फ़ोन आते हैं, हमको उठना पड़ता है, so that's not good actually speaking. अनइंटरप्टेड गुड स्लीप, बिकॉज स्लीप में भी अलग अलग प्रकार के वेव्स होते हैं, जिसमें हम पहले गहरी नींद में जाते हैं एंड देन आपकी गहरी नींद होने के बाद हम एक ड्रीम फेज में जाते हैं. सो ऑल दैट कंपोनेंट्स ऑफ स्लीप आर इम्पॉर्टेंट. सो जब आप कम सोते हो इनवेरेबली आप वो चीज़ें भी कम कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ मेजर स्ट्रेस ऑन द बॉडी विच यू डोंट रियलाइज. So actually speaking, sleep is extremely important. So sleeping for lesser number of hours again can cause heart attack is what you are saying. Yes. My God. हाँ, बहुत सारे स्लीप साइकिल रुइन हो जाती है बहुत सारे लोगों की एंड दे आर नॉट एबल टू स्लीप. काफ़ी सारे लोगों को ये भी होता है कि वो जो आपने बोला इफेक्टिव स्लीप जो होती है. आपको पता है 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है? नहीं, क्या होता है? 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री आपने देखा होगा पिक्चर में. मारपीट वीरपीट सब होता है 1st डिग्री 2nd डिग्री में, सब वो चीज़ें हो जाती है. 3rd डिग्री इज़ दैट व्हेन दे डोंट अलाउ द प्रिजनर्स टू स्लीप. और वो एक दिन नहीं, कंटिन्यूसली. सो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दे विल नॉट अलाउ देम टू स्लीप. जस्ट इमेजिन क्या होगा. So we go through it. मतलब I have not slept probably for 48 hours consecutively. और उसके बाद तो बिल्कुल दिमाग चलता ही नहीं है. Shit. बिल्कुल दिमाग चलता नहीं है. But sometimes you have to work in that situation. तो तभी स्ट्रेस नहीं आता है आपको? Stress आता है, but I love the job. So I hope that doesn't convert into problems. But देखो, see, हम जब जन्म लेते हैं तो वी हैव टू लर्न टू डील विद प्रॉब्लम्स. आई थिंक सो. ऐसे कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है कि जहाँ पे हम बिना प्रॉब्लम की ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं आपको कोई हर प्रोफेशन में यू विल हैव गुड थिंग्स एंड यू विल हैव सम बैड पॉइंट्स टू टैकल. यू हैव टू लर्न टू टैकल देम. राइट. तो एज अ ट्रांसप्लांट सर्जन मैं तो 2 चीज़ें सीख गया हूँ. मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सो लेता हूँ और जब भी मौका मिलता है खा लेता हूँ क्योंकि अगली नींद और अगला खाना कब मिलेगा पता नहीं. राइट. गॉट इट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. एनी लास्ट मैसेज जो आप सब व्यूअर्स को देना चाहोगे? आई वुड से कि आप सब लोग हेल्दी रहो और अपने बॉडी को एक गाड़ी की तरह ट्रीट करो. अगर आप प्रॉब्लम्स ढूंढने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स मिलेंगे, पर जब भी कोई तकलीफ़ होती है उसको नज़रअंदाज भी मत करना. आप ढूंढने जाओगे तो प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो ढूंढो मत प्रॉब्लम्स को. पर अगर आपको कोई तकलीफ़ लगती है, आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आप हिचकिचाओ मत. आप डॉक्टर के पास जाओ, सलाह लो. आपको पसंद नहीं है, आप कोई और डॉक्टर के पास चले जाओ. इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम इतनी एडवांस्ड है, यहाँ पे ऐसी कोई दवाई डिवाइस ऐसी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ऐसी नहीं है. सब चीज़ अवेलेबल है, पर अवेयरनेस कम है, राइट रेफरल्स कम है. और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने लोग ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को प्लेज कर सकते हैं, करो. बिकॉज ये सबसे बड़ा सेवादान है, सर्वश्रेष्ठ दान है. और इसमें से कम 7 या 8 लोगों को नया जीवन मिल सकता है. वो अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. और हम तो हमारे संस्कृति में ये शरीर एक कपड़ा जैसे है. आज हम ये कपड़ा पहन रहे, कल हम दूसरा कपड़ा पहनेंगे, परसों तीसरा कपड़ा पहनेंगे. वैसे हम ये जन्म में ये शरीर लेके आए हैं, अगले जन्म में और कोई शरीर लेके आएंगे. तो सोल तो आपके साथ ही होगा. वो आप सिर्फ हार्ट दे रहे हो, सोल नहीं दे रहे हो. थैंक यू वेरी मच. यस, थैंक यू सो मच. बहुत ही मज़ा आया बात करके एंड थैंक्स लॉट फॉर डूइंग दिस. बहुत चीज़ें पता चली मुझे भी एंड बहुत लोगों को वैल्यू मिलेगी इससे. एंड योर लाइफ इज़ वेरी वेरी व्हाट डू यू कॉल लाइक एकदम एडवेंचरस. मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है. बट रियली लाइक थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. मज़ा आया. थैंक यू कुशल. आई थिंक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हो आप. आपकी वजह से कर पा रहा हूँ. नहीं, बट ये इसको आप
एक हम इतना सोशल एंगल से नहीं देख सकते हैं, तो आपके माध्यम से वो जितने लोगों तक जाएगा, यंग मिडिल एज सब तरह के लोग होते हैं, तो डेफिनेटली इट शुड हेल्प। Yes, thank you so much. थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते हैं फ्यूचर एपिसोड्स में। ऑल्सो अगर आपको आपके घर के लिए या ऑफिस के लिए चेयर्स खरीदनी है, आई वुड हाईली रिकमेंड बाइंग इट फ्रॉम द स्लीप कंपनी एंड दे हैव सेंड मी दीज अमेजिंग चेयर्स एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। If you want to buy them, use my code Kushalfi to get additional discount, and they have been using a patented smart grid technology जिससे आपको बैक पेन भी नहीं होता है। So thank you so much once again for watching this episode, and keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.